always I give you the time for questioning also. Okay, so in between also you can answer question, but just try to understand the topics, and then because sometimes I explain the things, and your answers are lying in that only, because whenever I continue with that topic, अगर मैं उस topic के साथ continue करती हूँ, तो वो आंसर आपके बीच में होते हैं. So kindly listen with care, okay, so with attentive mind, and try to grasp the things. You just note it down, because I just teach you from the DNHE books only. Okay, some things I go out of, which I really need to make you understand that कुछ real life के साथ associated कुछ experiences, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं associate करके पढ़ाती हूँ, बट वो आपकी बुक के सीक्वेंस में ही चल रहा है. ठीक है. एंड हर किसी क्लास के देखो बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे, 6 से 8 क्लासेस ही होंगी जस्ट फॉर वन लेक्चर. Okay, if you consider that DNHE 1 is there, so you'll be having 6 to 8, मेरे ख्याल 8 classes ही हैं ज़्यादातर. Okay, so इसमें actually these are the counseling classes. Sorry, जैसे problem shooting और problem solving classes हैं. I have to take your questions only which you have already started. Okay, but still I want that you should actually have you should study all the topics. I really want that how much syllabus I could cover in these classes, and then I can take the problems too. Okay, your queries too. So daily 2 hours की class होती है, so उसमें से 1.5 hour और 15-20 minutes I can take your questions. Okay, so otherwise also we have a WhatsApp platform. Okay, so if you listen carefully and then you can note it down, and then you can ask me. Okay, sometimes कल मैंने कहा था वो proteins का, but I was quite busy because MSc के thesis check कर रही थी. I don't have time actually. Sunday को एक जाना होता है इग्नू के स्टडी सेंटर पे, सो आई हैव अ लिटिल बिट टाइम, सो आई विल बी गिविंग यू. हमारे पास पूरा वीक होता है, सो आई विल बी गिविंग यू. डोंट वरी कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ, सो यू विल बी गेटिंग दोज थिंग्स. ओके, सो वो सब आपको मिल जाएगा. ठीक है. So now we will be going to start with the DNHE 1. Obviously, the DNHE 1 is going on. So this is the 4th lecture. So we will be going to discuss about the micronutrients, which is the second part. So we will be going to discuss. So अब तक हम ना सारा डिस्कस कर चुके हैं. 5 ingredients जो हमारे होते हैं बैलेंस फूड के, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. वी हैव एक्चुअली फिनिश दैट, एंड देन those 3 were the actually the macronutrients. So now we have started with the micronutrients. Yesterday we have finished with the one of the micronutrients, which are the vitamins. Okay, so now we are going to take the another micronutrient, which are minerals. Okay, so today we will be going to discuss. So minerals are mainly जो मिनरल्स में भी क्या होता है कि मैक्रो एंड माइक्रो क्वांटिटीज में जरूरत होती है हमें मिनरल्स की. सम मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अ मच मोर क्वांटिटी, एंड सम मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लिटिल बिट लेसर क्वांटिटी. ओके, सो तो जो लार्जर क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम. एंड जो थोड़े से कम इनके कंपैरेटिवली, ठीक है, इन मिनरल्स के कंपैरेटिवली जो थोड़े से कम में चाहिए होते हैं, वो कौन से होते हैं? आयरन, आयोडीन बेसिकली. ठीक है, सो ज्यादातर. और हमें अब सबके इसमें क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मिनरल्स होते क्या हैं. ठीक है, मिनरल्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट विच आर लार्जली रिमेन एज एश व्हेन प्लांट्स एंड द एनिमल टिश्यूज आर कंप्लीटली बर्न. सो ये वो मिनरल्स होते हैं व्हेनेवर द एनिमल्स और द प्लांट्स और अदर थिंग्स जो भी ऑर्गेनिक, ठीक है, सो वो जब कंप्लीटली उनको बर्न करते हैं ना, जब बर्न हो जाती हैं, एंड देन एशेज में भी मिनरल एग्जिस्ट करते हैं. बाकी सब कुछ बर्न हो जाता है, बट द मिनरल जे स्टे ओवर देयर ओनली. सो दैट्स व्हाई ये जमीन में भी मिलते हैं. फॉस्फोरस मिलता है, कैल्शियम होता है, ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं. यू हैव टू एक्चुअली उनकी और फॉर्म में होते हैं, और मिनरल्स होते हैं जो केमिस्ट्री के, आपको पता है ना, केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक जो पीरियोडिक टेबल है उनमें इनकी पोजीशन होती है. सो उसमें से बहुत से ऐसे हैं मिनरल्स जो आपके काम करते हैं एज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड दे आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, एंड दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन आवर बॉडी. लाइक फॉस्फोरस की बात करें तो दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर bones also, so that is incorporated in our teeth also. Okay, so magnesium is required, sodium is required, chlorine is required in our body, iodine is required. ठीक है, तो कितने सारे मिनरल्स हैं जो कि एक्चुअली केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं. अब आप ना इस चीज को समझो, जो मैं ध्यान से आपको समझाना चाहती हूँ, दैट आर बॉडी ना, अपनी बॉडी को एक्चुअली आप अगर इफ यू आर वर्किंग एज ए डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट ना,
तो अपनी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को देखिए, बाहर तो हम सवार लेते हैं अपने आप को, यू जस्ट मेक द थिंग्स beautiful and beautiful clothes and other things also, but if you find it inside, so आपको कुछ दिखता नहीं है, whenever you cannot just see, so आपको वो चीजें मिलती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपनी बॉडी को, हम बायोलॉजी क्यों कहते हैं, बायोकेमिक और बायोकेमिस्ट्री ही क्यों है, दैट्स व्हाई फर्स्ट डे आई टोल्ड यू, इफ यू रियली वांटेड टू बिकम अ गुड डाइटिशियन और द न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी बायोकेमिस्ट्री आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। क्यों होनी चाहिए? बिकॉज द बायोकेमिस्ट्री इज द थिंग which actually deals with your uh, which deals with the biochemical reactions. Biochemical मतलब chemical reactions. अब आप ध्यान से सोचो, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, वाइटामिन की बात करते हैं, लिपिड्स की बात करते हैं, या इवन प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स आर सो एसेंशियल, तो हम ये देखते हैं कि सारे के सारे किससे बने हुए हैं, ऑल आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। these are elements which are actually fine if you see the carefully the periodic table, जो केमिस्ट्री में होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल उसकी स्ट्रक्चर्स, केमिकल नेचर को बताता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऑर्बिटल्स एंड ऑल। सो ऑल केमिकल्स, ऑल केमिकल एलिमेंट्स विच बाइंड टूगेदर। वाटर क्या होता है केमिस्ट्री में, देखा H2O का बना होता है, बट वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही क्या इंग्रेडिएंट है, वी टेक इट एज ए ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। वो हमारी बॉडी की क्लीनिंग करता है, ठीक है। कैल्शियम हमारे टीथ में है, बोन्स में है, फास्फोरस हमारे टीथ में, बोन्स में है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मतलब ऐसा कुछ क्या, आयरन हमारे ब्लड में है, ठीक है। सो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स हैं हमारी बॉडी में, डिपॉजिट्स हैं, तो हम सारे के सारे केमिकल्स के तो बने हुए हैं। और जब भी हम खाना खाते हैं वो भी हम केमिकल्स ही खाते हैं। देखने में वो हरी सब्जियां लगती हैं, बट हैं तो उसमें केमिकल। पालक आप खाते हो, इफ यू वांट टू हैव दैट स्पिनच, बट इफ यू सी बीच में क्या चाहिए हमें, आयरन, ठीक है। या फिर पनीर खाते हो आप, दूध का बना होता है, बीच में क्या है, कैल्शियम। इफ यू वांट टू हैव द कैल्शियम, दूध में कैल्शियम चाहिए जी, ठीक है। फास्फोरस चाहिए हमें, मैग्नीशियम चाहिए हमें, सॉल्ट हम हर किसी में डाल के खाते हैं, विच इज क्या, सोडियम क्लोराइड। पिंक सॉल्ट खाते हो, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। आप अजीनोमोटो खाते हो, दैट इज ऑल्सो जो चाइनीज फूड में खाते हो, मतलब एवरीथिंग। तो आपको अगर ये कंसेप्ट याद आ रहा है ना, अगर आपको पीछे जाओ, तो हमारी दुनिया में हमारी बेशक आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग किसी को भी आप कंपेयर कर लो, तो आपको पता चलेगा कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स के बनी होती है हर चीज, टेबल, कुर्सियां और इवन हम, ठीक है। तो किसके हैं एटम्स, एटम्स किसके, केमिकल मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स के। वो किस फॉर्म में है एलिमेंट्स, हर किसी में किस फॉर्म में है तो केमिस्ट्री ना, केमिकल बॉन्ड्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं, सो केमिकल रिएक्शंस हैं। एक बायोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, उसमें सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर आप लैब में भी कोई रिएक्शन करके देखते हो ना, ग्लूकोज में डालो HCl, तो आपकी बॉडी में भी ग्लूकोज बनता है और स्टमक में HCl होता है। अब चीजों को ना आपको थोड़ा थोड़ा, मैंने इसीलिए बायोकेमिकल मॉलिक्यूल से, इसीलिए जब मैं एलिमेंट्स पे आई हूँ ना, माइक्रो, बेशक वो माइक्रो लगते हैं, बट देन ऑल्सो मैं आपको ये बताना चाहूंगी इस एलिमेंट्स पे आके, बिकॉज दे आर, अब जो माइक्रो मिनरल्स है ना, वो तो बिल्कुल ही केमिस्ट्री है ना। आयोडीन, आयोडीन नहीं खाओगे तो गोइटर हो जाता है, ठीक है। आपको सब पता है, ज्यादा होने से, कम होने से, कम होने से गोइटर हो जाता है, ज्यादा होने से भी हो जाता है, और TSH की थायराइड के साथ। सो आप केमिकल रिएक्शन से बच के कहीं नहीं जा सकते हो, ठीक है। सो आप कहीं, हाँ जी शालू जी, आपको लास्ट 3 जो है ना, वो आपको यूट्यूब पे और फेसबुक जो है इग्नो का, वहां मिल जाएंगे ये तीनों लेक्चर्स। ऐसी ही डिस्कशन होती है, यू कैन एक्चुअली अटेंड दोज, ओके, यू कैन हैव द रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं बच्चे, ठीक है। तो इन चीजों को ना अपने माइंड में देखो, ये कहीं लिखा नहीं है DNHE की किताब में, बट मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ना, आई रियली वांटेड टू सेंसिटाइज यू टुवर्ड्स आवर बॉडी। अगर आप अपनी बॉडी को समझ जाओगे, ओनली देन यू कैन प्ले विद द फूड एंड ऑल। अब आप खाते हुए सोचोगे, बिकॉज जो बायोकेमिकल, अब आप सोच के देखो, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देखो, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट अगर आप इस मिनरल्स को समझोगे ना, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड इन मच मोर बेटर वे, ठीक है। अब मैंने आपको कहा है, देखो अब सिंपल सी बात सोचो कि हम जब खाना खाते हैं तो एंड में सबका क्या बनना होता है, चाहे आप ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड कुछ वट एवर यू ईट, क्या बनता है एंड में, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका होता है, C6H12O6,
एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ अगर हमारी बॉडी में HCl होता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, ठीक है। तो अगर HCl के साथ मिला दें और भी अगर एक दो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वट वो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अमीनो एसिड्स भी केमिकल रिएक्शन केमिकल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सब कुछ आपको पता है। सो वो अगर डालोगे तो यू कैन सी इन अ टेस्ट ट्यूब कि अगर इतना ग्लूकोज है, उसमें इतना HCl था, इतनी कंसंट्रेशन से, यू कैन सी इन अ ट्यूब कि क्या होता है उसके साथ। और वही चीजें आपकी स्टमक में होती हैं, एंड देन दे गो टू द इंटेस्टाइन, एंड देन दे गेट एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, फिर वो ब्लड में आ जाती हैं, ब्लड से फिर सेल्स में जाती हैं। एंड अगर आप देखो कि अगर वही चीजें आपको नजर ना नहीं आ रही ना, इसलिए आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी अंदर फेंकते हो, ओके। सो बट वेन एवर यू वॉन्ट टू सी दैट आपकी टेस्ट ट्यूब में आपके सामने हो रहा है, आप कई बार तो आपको जो उटपटांग खाते हो ना, जंक फूड एंड अदर थिंग्स एंड ऑल, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन, तो आप डर जाओगे कि ओके माय गॉड, ये हमारे स्टमक में हो, अब ये इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, अब ये ब्लड में जाएगा, फिर सेल्स में जाएगा, ओके। बिकॉज वो आपको दिखता नहीं है, इसलिए आप केयरफुल नहीं होते। सो इस तरह की चीजें अपना माइंड सेटअप ना ऐसे बनाओ कि आपको हर चीज खाते हुए सोचना है, कैलोरीज भी देखनी है, केमिकल्स भी देखने हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देखनी है, किसके साथ जो चीज खानी है, नहीं खानी है। सबसे बड़ी तो टाइमिंग होती है, ठीक है, किस टाइम क्या खाना है। अभी कुछ खाया, उसके बाद चाय पी ली, होता है ना। आपको ये नहीं पता कि दैट डिग्रेड्स योर आयरन, क्योंकि वो दिखता नहीं है। अभी आयरन इतना, अगर आपके सामने खाना पड़ा हो ना, उसमें से इतना आयरन बना है ना केमिकल रिएक्शन, उसके बाद आप कुछ ऐसी चीज खाते हो जिससे वो सारा आयरन डिग्रेड हो गया, तो आपको दिखे तो आप खाओगे। वेन एवर दैट एक्सपेरिमेंट वुड बी परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ योर आईज, आप कभी नहीं खाओगे, क्योंकि वो दिखता नहीं है। अंदर तो अंदर कुछ भी बनता रहता है, उससे आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, बिकॉज बॉडी हैज इट्स ओन डिफेंस मैकेनिज्म। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म, टी सेल्स, बी सेल्स, अदर सेल्स ऑल्सो, एंजाइम्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। वो काफी देर संभालते रहते हैं, ओके, दे टेक केयर ऑफ योर बॉडी एज फार एज दे कैन, ओके। सो बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म उसकी केयर करता रहता है, बट हर चीज की एक लिमिट होती है। जब आप हटते ही नहीं हो, काफी देर काफी देर काफी देर काफी देर चलता है, तो एक दिन तो ब्लास्ट करता है ना। फिर आपका कभी बीपी शूट अप होता है, कभी लो होगा, कभी फटीग्ड फील करोगे, कभी आपके नी जॉइंट्स होंगे, कभी आपको माइग्रेन शुरू होगी, और कभी सिर दर्द होगा, कभी फीवर आएगा, कभी आपको डायरिया होगा, मे बी मोर देन दैट, इवन द कैंसर से मतलब कैंसर से सफर करते हैं लोग, डायबिटीज होती है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है। मुझे आप बताओ, इतनी डेडली डिजीजेस के नाम मैंने लिए, एर्थराइटिस है, गाउट है, CVD है, डायबिटीज है, इवन कैंसर है। इन डिजीजेस का हल सिर्फ आप लोगों के हाथ में है। ये सारी चीजें सिर्फ डाइट से रिलेटेड होती हैं। मुझे ऐसी कोई डिजीज आप बता दो, आज आई एम जस्ट टेलिंग, आज सेंसिटाइज कर रही हूँ आप लोगों को, बिकॉज आपने काफी कुछ समझ लिया है इसको, फिर आगे हम चलेंगे। मुझे कोई ऐसी डिजीज बता दो जो डाइट से रिलेटेड नहीं है। बीपी हाई होता है या कम होता है, राइट। लिपिड प्रोफाइल है आपका, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है, किससे, डाइट। डायबिटीज, डाइट। कैंसर, डाइट। किसी भी पार्ट का कैंसर हो, डायबिटीज कोई भी हो, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कोई भी हो, लिपिड प्रोफाइल अप जा रहा है, लो जा रहा है, देन ऑल्सो नॉर्मल से, मैं ज्यादा और लो की, ज्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, लो भी इक्वली हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सो दैट्स व्हाट, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट। अर्थराइटिस है जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट, ओबेसिटी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट, माइग्रेन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट, आपके हाथ पैर फूलते हैं, छोटी सी भी चीजें हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल है, आपकी एसिडिटी भी अगर सिंपली आप ले लो होती है जस्ट बिकॉज ऑफ डाइट, या पानी कम पी रहे हो, या टॉक्सिन ज्यादा बन रहे हैं, मतलब शुरुआत खाने से ही होती है। ठीक खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो, किसी के बाद कम चीज खा ली, टाइमिंग का फर्क नहीं है, आपको ये समझ नहीं। सो जो डाइट है, प्रॉपर खानी, टाइमिंग, किसके साथ क्या खाना और कितनी कैलोरीज लेनी, एंड फिजिकली एक्टिव कितने हो आप, कितनी चीज के बाद, ये सब कुछ डाइट से है, ठीक है। आप अगर अपनी डाइट और अपनी फिजिकल एक्टिविटी और अपने स्ट्रेस लेवल ठीक रखते हो ना, देखो जिंदगी में होता तो रहना ही है बहुत कुछ, यू हैव टू सफर अलोंग विद। ऐसा कौन सा बंदा है जिसके पास स्ट्रेसेस नहीं है, ऐसा कौन सा बंदा जो बिजी नहीं है आज की डेट में, ठीक है। तो आपको खुद सोचना है कि आपको कैसे टाइम निकालना है। अगर आप सेडेंटरी हो तो उस दिन कम कैलोरीज खाइए। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको अपने लिए डाइट बनानी है अपने पे, और आप सोचना शुरू कीजिए। अब आपने 4-5 मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं, सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। मैं पढ़ाती, देखो पढ़ने के लिए ना आपके पास गूगल है, आप बुक्स पढ़ते हो, आप सब बड़े हो, कोई बच्चे नहीं हो ना जिनको पढ़ाना है। सो आई एम जस्ट अ काउंसलर की आपकी प्रॉब्लम्स लो, बट ये चीज के लिए
I really wanted to sensitize you people that you should think about all these things. Don't treat yourself garbage. And जो आपके आसपास friends, relatives हैं, उनको भी ये sensitize कीजिए, because it becomes our moral duty towards our society. Because इंडिया में जितने बीमार लोग हैं ना, ठीक है, उनको ठीक करना, और सबका डाइट के साथ रिलेशन है कुछ, आगे डेफिशिएंसी है, पब्लिक न्यूट्रिशन है, आधे तो उसके पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, आधे जो पॉवर्टी लाइन से बिल्कुल ही ऊपर हैं, जिनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, ठीक है, और आधे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है, बहुत ही कम एवरेज है जो खाना पीना ठीक है, फिर वो ठीक नहीं खाते हैं। जिनके पास खाना पीना है, दे डोंट ईट इन अ गुड वे, उन्हें पता ही नहीं है, ठीक है। एंड आजकल डॉक्टर्स, आपको पता है, आई एम अ काउंसलर ऑफ द MSDFSM ऑल्सो, MSc इन फूड डायटेटिक्स एंड फूड मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसमें भी लोग क्या है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन को मैक्सिमम डॉक्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन, बिकॉज डॉक्टर्स को भी पता है आजकल का सिनेरियो जो है, बिकॉज दे रियली वांटेड टू कि उनकी दैट दे इफ दे गिव द मेडिसिन सो द पेशेंट शुड बी क्योर्ड, बट पेशेंट अलोन कैन नॉट बी क्योर्ड विद द मेडिसिन ओनली, मेडिसिन ओनली। आपको फिजिकल एक्टिविटी और आपकी खाना पीना सब ठीक किया जाता है। पहले कहते थे ना, इसके बाद ये करना है, इसको खाने के बाद खाना है, इतना खाना खाना है, लिपिड्स बंद करने हैं, मीठा कम करना है, ये खाना खाना इतना तो डॉक्टर भी बता देते थे ना। लेकिन अगर हम ये उल्टा वो डाइट वाली तरफ आ रहे हैं और हम मेडिसिन छुड़वा रहे हैं, ठीक है, ये माइंड में लेके चलिए। जब आपकी कंसेंशियस क्लियर होगी ना, सो यू विल बी लाइक डूइंग I mean wonders in this field, ठीक है। Even if you have the biochemistry on your tips, ठीक है, then और good knowledge, tips की बात तो मैं ऐसे करती हूँ जैसे I mean that should be, you should be having a good knowledge, so that should be actually helping you in making the diets, and you can become as a nutritionist. So आप सिर्फ dietitian मत बनिए, you have to work as a nutritionist, ओके, ताकि आपको पता हो जो आप दे रहे हो डाइट, ये किसके बाद ये खाओ, बट उसमें वो न्यूट्रिशन है, वो कौन तय करेगा? वो विल डिसाइड कि जो आपने इतनी चीज बोली है वो कहीं से भी लेके खा रहे हैं, बट हमें देखना है कि उन्होंने जितनी चीज खाई है उतनी चीज में उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइडेड है। आई एम नॉट सेइंग द पेशेंट्स हैं जो भी आपसे डाइट लेने आता है, वेदर इट्स अ क्लिनिकल केस, वेदर इट्स अ नॉर्मल केस, वेदर इट्स अ केस ऑफ एडवांस न्यूट्रिशन, वेदर क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक और द बायोकेमिस्ट्री है, पब्लिक न्यूट्रिशन है, फूड साइंस है। न्यूट्रिशन इज नॉट अ वन फील्ड, इट इज अ वास्ट disease, it has so many parallel fields also। एंजाइमोलॉजी पढ़ोगे, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, क्लिनिकल एंड थेरापेटिक पढ़ोगे, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, एडवांस न्यूट्रिशन है, पब्लिक न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, ठीक है। सो फिजियोथेरेपी में भी आता है, ये लोग पढ़ते हैं सारे, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स तो है ही है। सो पब्लिक न्यूट्रिशन, एडवांस न्यूट्रिशन, क्लिनिकल एंड थेरापेटिक, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फूड साइंस, फूड माइक्रो, ऑल दिस डील्स विद, बिकॉज आप हर तरह का खाना खाते हैं ना, सिंपल खाना, सिंपल दाल फुल्का भी खाते हैं आप, पंजीरियां पिन्नियां भी खाते हो, इन वट एंड आप सप्लीमेंटेशन भी लेते हो, आप ड्राई फ्रूट्स भी खाते हो, ठीक है, आप गोभी की सब्जी भी खाते हो, आप नॉन वेजिटेरियन भी होते हो, आप पनीर भी खाते हो, फिश भी खाते हो, ठीक है, आप ड्रिंक्स भी लेते हो, आप पानी भी पीते हो, इट्स एवरीवेयर। सो ऑल दीज फूड्स आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू अ कैटेगरी। जब हम अच्छे से खाना खाते हैं, हम विंटर्स में पिन्नियां एंड पंजीरी क्यों बना के खाते हैं? विंटर्स में हम खाना तो खाते ही हैं, ठीक है। जब हमने तड़का लगा के खा ही लिया, ऊपर से घी तेल खाते हैं, डाल के बटर डाल के खाते हैं, हम पराठास भी खाते हैं, हम सूखा फुल्का भी, और डिफरेंट काइंड ऑफ फुल्के भी खाते हैं, हम मक्की की रोटी, ये वो, मतलब आप समझते हो वैरायटी ऑफ, और इट्स नॉट, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडिया ओनली, इफ यू वांट टू गो फॉर द अब्रॉड, हर कंट्री का एक सिस्टम है, दैट डजंट मीन दैट वो बुरे। इवन इफ यू टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीका, वहाँ के कॉन्डिमेंट्स को अगर आप देखिए, ठीक है, सो कॉन्डिमेंट्स को देखो आप, अमेरिका का फूड देखो आप, प्रीमा इंडियंस हैं वो फूड खाते हैं, आप साउथ अफ्रीका देखो आप, हर जगह की अलग फसल होती है, आप या पहाड़ियों का देखो, ये कुछ है। सो इट्स नॉट दैट इट्स इंडिया ओनली, या इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं, इट्स लाइक आउटसाइड ऑल्सो, उनकी प्रेपरेशन एंड द वे ऑफ द प्रेपरेशन ऑल्सो, उसमें फूड क्वालिटी, आप प्रोटीन्स को किस टेम्परेचर तक हीट करके खाएंगे और किस टेम्परेचर तक नहीं खाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स, कुकिंग मेथड्स ऑल्सो मैटर्स, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या डिस्ट्रॉय हो गया, क्या नहीं हो गया, ठीक है। प्रोटीन तो वैसे भी आपको पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और जो आपके एंजाइम्स हैं, आप खाने को गर्म खा रहे हो, ठंडा खा रहे हो, किसी खाने को गर्म खाना, किसी को ठंडा खाना है। अगर आप ओवर खाना खाते हो तो क्या होता है कि एंजाइम्स दे गेट डीनेचर्ड, ठीक है,
So I've just sensitized you to words because this is our body and all the chemical reactions are occurring in this. So treat your body as a क्या कहूँ अब मैं, that इसको important ही दे लो, और बड़ा word तो मैं क्या ही यूज करूँ इसके लिए. यू कैन जस्ट गिव इम्पोर्टेंस वट एवर यू आर ईटिंग. सो उसको देख के खाओ. पहले उसकी हाइजीन कंडीशन थे, उसके कुकिंग मेथड्स की इसमें से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कितना खाना है, और मैंने पहले क्या खाया है और अभी क्या खा रही हूँ, इसके बाद वो खाना चाहिए था नहीं चाहिए था. जब आप डेली बेसिस पे व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट देन यू बी, तब आपकी हैबिट्स ही बन जाएगी कि खाना है नहीं खाना है, रखना है नहीं रखना है, इसके बाद ये खाना है नहीं खाना है, टाइम हो गया कि नहीं हो गया, लिमिटेड है. सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके कितने घंटे बाद मुझे इन बिटवीन मील लेनी है नहीं लेनी है, और क्या खाया था और क्या नहीं खाना है. मतलब ये आपको इसमें जब आप सोच सोच के रोज करने लग जाओगे ना, शुरू में तो बिगनिंग में यू विल फील सम ट्रबल कि ये क्या ऐसा सिस्टम है आपके आसपास वाला, बट विद टाइम ना you'll become like this, and by that you can become healthy. आपकी फेस की ग्लो, आपके हेल्थ, कोई फॉगी माइंड नहीं होगा, कोई आपका मिनरल कम नहीं होगा, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, कुछ ओवर नहीं होगा. ठीक है, सब कुछ आपका बायोकेमिकल, अगर आपकी बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल रिएक्शन अगर आप ठीक ठाक रखते हैं तो जितनी भी एज आप अनड्यू कोई एडवर्स सर्कमस्टांसेस ना हो, अर्थक्वेक ना हो, एक्सीडेंट ना हो, या जैसी सी चीजें, ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है ना, डाइट रिलेटेड, ये तो नहीं होंगी. और आपको आंवला क्यों खाना होता है, किसमें कितना विटामिन सी है, उसको किस फॉर्म में खाना है. ठीक है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, सीजनल फ्रूट्स हैं, मतलब इन पे काम करना पड़ेगा. चीजें बहुत ज्यादा हैं, हम अभी वो डिस्कस नहीं कर सकते, बट आई एम सेंसिटाइजिंग यू कि आप कितना कुछ खाते हो. आप फ्रूट की कैटेगरी में, आप दालों की कैटेगरी में, आप सब्जियों की कैटेगरी में, आप जूसेस की कैटेगरी में. ठीक है, आप हार्ड ड्रिंक्स की कैटेगरी में, आप सॉफ्ट ड्रिंक की कैटेगरीज में, आप प्रोटीन्स की डिफरेंट कैटेगरी, कार्बोहाइड्रेट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं. मतलब कितना कुछ आप खाते हो, कितनी वैरायटी की चीजें हैं, और हर चीज को कुकिंग का मेथड फर्क है. करेले की सब्जी आप थोड़ी ड्राई भी बना सकते हो, आप भून के भी बना सकते हो, आप तल के भी बना सकते हो. अब किसी के घर में तल के ही बनता है तो उसके घर में हर किसी के मेंबर में कितना ज्यादा ऑयल चला जाता है अंदर. अब हम लोग उसको जस्ट रोस्ट हल्का सा करते हैं एंड देन ऑब्वियसली, ठीक है, सॉल्ट कम डालते हैं, ज्यादा डालते हैं, सॉल्ट स्ट्रेस होती है नहीं होती है, मीठा कम गया नहीं गया, कौन सी शुगर यूज करते हो आप, कोई मतलब इसमें हजारों चीजें हैं. whenever you'll start discussing in a different directions, okay, so it's vast actually, and you have to work on that. Okay, so it's now it's good, so we will be going to discuss about the minerals. So सोचना शुरू कीजिए, because minerals are the elements which actually present in the chemical periodic table. उसकी प्रॉपर्टी सारी पीरियोडिक टेबल में है ऑलरेडी. इफ यू वांट टू लर्न अबाउट नो अबाउट द आयरन, तो आपको पीरियोडिक टेबल में चले जाइए, उसकी सारी नेचर वहां है. वो कैसा सा है, क्या बना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या करता है, किसके साथ क्या रिएक्शन करता है, कौन सी फॉर्म में. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि जो फेरस फॉर्म होती है ना, दैट्स अ लोएस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन. जब आयरन की 2 पॉजिटिव होता है, मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. whenever any element gives the electron to anyone or donates electron, so it carries the positive charge. Okay, whenever it gains the electrons, so it carries the negative charge. But iron, calcium, potassium, sodium, these are the electropositive because ये elemental stage ही इनकी ऐसी है. periodic table में इनको उसी जगह रखा गया है because they have a positive. उस तरफ इसलिए नहीं रखा गया कि वहाँ एलिमेंट्स ऐसे रखे गए हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अलग से रखा गया. ओके, सो इफ यू थिंक अबाउट द आयरन, ठीक है, कई लोग आयरन खाते हैं बट वो लगता नहीं है, डिपॉजिट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग इन अ प्रॉपर फॉर्म. अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए होंगे तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 2 पॉजिटिव. तो जब, और इसकी आयरन की एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि हायर स्टेट होती है, जिसमें एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसमें इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव. ओके, सो तो एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, Fe2 पॉजिटिव, एंड एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, Fe3 पॉजिटिव. सो जो Fe2 पॉजिटिव है ना, उसका नाम होता है फेरस. जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, उसके पीछे अस लगता है, और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो उसके पीछे इक लगता है, फेरिक. सो Fe3 पॉजिटिव इक हो जाएगी फेरिक, एंड जो Fe2 पॉजिटिव होगा वो फेरस होगा, अस. ठीक है, 2 पॉजिटिव. और सबसे, और हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी में आयरन जो एब्जॉर्ब होता है ना, सो आयरन वुड बी हैविंग 4 porphyrin रिंग्स. ठीक है, आयरन बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन बनता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन में 4 porphyrin रिंग्स होते हैं, एंड सेंटर में ना सिर्फ एक आयरन का एटम लगता है.
और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो 2 पॉजिटिव होती है, Fe2 पॉजिटिव, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन विच इज कॉल्ड अ फेरस स्टेट, वो उस स्टेट में करता है बाइंड। अब आपको पता है कि जब बॉन्डिंग होती है वहां तो एक एक इलेक्ट्रॉन से फर्क पड़ता है कि बॉन्डिंग नहीं होगी। अब अगर हमारा आयरन फेरिक स्टेट में होगा, मतलब उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन कम है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो आयरन उस पॉरफायरिन रिंग्स में लगता ही नहीं है, एब्जॉर्ब ही नहीं होता, वो अकोमोडेट ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो उस केस में वो एब्जॉर्ब नहीं होता और लगता नहीं है बीच में, तो वो आयरन एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती है बिकॉज उसकी बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है। सो वी नीड द आयरन इन अ फेरस स्टेट। ठीक है, तो अगर हम आयरन ले रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो किस फॉर्म में है। अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले रहे हैं तो वो नहीं होगा, तो उसको अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना है तो हमारी बॉडी की काफी एनर्जी वहीं लग जाती है। ठीक है, सो मैं एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, नॉन वेजिटेरियन डाइट्स में ज्यादा फेरस होता है, प्लांट्स में फेरिक स्टेट में होता है। ठीक है, सो इस ऐसे चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको चाहिए तो आपको पता होगा कि फेरिक जो स्टेट है वो फेरस स्टेट में आएगी, तो काफी एनर्जी लग जाएगी हमारी बॉडी की। ठीक है, एंड वी नीड इन अ फेरस स्टेट। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल वट एवर आई हैव टॉट यू दैट आपको किस स्टेट में चाहिए फॉर्म। तो आपको जब खाना है तो उसमें पता भी होना चाहिए, इफ यू आर ईटिंग फॉर आयरन, जैसे कईयों का हीमोग्लोबिन कम है, वो सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, दे आर डिपेंडिंग अपॉन द डाइट, बट उस डाइट में ये भी तो पता हो। हाँ जी, शालू जी बोलिए, क्वेश्चन टाइप कीजिए, टाइप कर दो या बोलिए, बोल भी सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलिए शालू जी। मैम ये क्लासेस कहाँ मिलेंगी? ये क्लासेस आपको फेसबुक है इग्नो का, अगर हाँ आप जी। वहां भी जाएंगे तो आपको वो लिंक खोलने पड़ेंगे, और ये उसपे भी हैं, वो यूट्यूब पे ही खुलेंगे लिंक्स। ओके, मैं दिल्ली से ओके एक्सक्यूज मी मैम, मैं इनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ऐसी नॉर्मली प्लीज? कौन बोल रहा है, कौन है, मुझे दिख नहीं रहा है कौन बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए पूछिए, नो प्रॉब्लम। सौरभ, ओके। हाँ जी सर, हाँ जी, आई कैन सी योर हेलो, मेरी वॉइस। हाँ, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, अब आ रही है। मैम मैं कहता मैं इस सालू का दिल्ली रीजनल सेंटर है इग्नू का। रीजनल सेंटर है, करनाल में है अब, पहले चंडीगढ़ में था, अब चंडीगढ़ में उसका कुछ पार्ट रह गया है, पर मेजर जो चंडीगढ़ से वहां शिफ्ट हो गया है। मैम अ, नारायणा में एडमिशन लिया था मैंने। हाँ जी, नारायणा में तो क्लासेस जो है सब सबकी यही कॉमन है क्लासेस ऑल इंडिया की, ये पूछना चाहता था मैम बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जो अच्छा डीएनएचजी का ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है ना, हाँ इसमें जी ऑल जी। इंडिया में यही क्लासेस हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। और मैम ये जो आपका मैंने यूट्यूब चैनल ढूंढा मैंने अभी इसका। मेरा नहीं है, मेरा चैनल नहीं है आपका नहीं, मेरा आपका नहीं चैनल मैम, इसका क्या कहते हैं, चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का। इग्नो का। तो उसकी हाँ, क्लासेस मिलेंगी ऑनलाइन, जो रिकॉर्डेड सेशन है पहले के 3, आई एम राइट? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, सॉरी फॉर। दोनों दिन। नहीं नहीं नहीं, आप ही के लिए हैं क्लासेस, सबके लिए हैं, अगर बीच में कुछ है तो आप पूछ सकते हो। नहीं नहीं मैम, आप ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, फ्लो में पढ़ा रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा डाउट था, तो मैंने सिर्फ इसमें इंटरप्ट किया था मैम, कोई सॉरी। कोई बात। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें सबको ऐड कर लीजिए, आज भी प्लीज उस पे मैसेज में लिंक डाल दीजिए, अगर कोई नहीं है तो द पर्सन दे कैन ऐड इट। उसमें भी लोगों ने आप में से ही स्टूडेंट्स ने डाल दिया था लिंक, तो पढ़ाते तो ऐसे ही हैं, तो आपको मिल जाएगा वो पुराना वाला। ठीक है, ठीक है मैम, मैं उसमें ज्वाइन कर लूंगा ग्रुप में व्हाट्सएप में, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप में ज्वाइन कीजिए और उस पर लिंक्स भी हैं। ठीक है, ठीक है मैम, पिछले प्लीज प्रो। वाले नहीं है, पिछले ठीक है वाले नहीं मैम। होंगे, अब आप ज्वाइन करेंगे तो दोबारा से डालना पड़ेगा। ओके, okay, so we were talking about, so whatever I have given you the this एग्जाम्पल ऑफ द आयरन, सो दैट यू हैव टू सी कि आपको किस फॉर्म में चाहिए। अब मैंने आयरन का एग्जाम्पल दिया कि आपको फेरस फॉर्म में चाहिए, फेरिक फॉर्म में आपका नहीं बनेगी बात। ठीक है, अगर आप फेरस फॉर्म में लेंगे और वो किस डाइट में मिलेगा, उसको उतना खाइए और उसकी एब्जॉर्प्शन देखिए। अब आयरन के साथ यू नीड अ विटामिन सी ऑल्सो, तो जब आप विटामिन आयरन खाएंगे तो थोड़ा बहुत विटामिन सी भी आपको लेना है, सो दैट दैट आयरन कुड बी एब्जॉर्ब। सो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। कईयों को आयरन मिलता है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, तो स्टार्ट हैविंग दी
start giving him or her, or you can also start having the vitamin C along with. Okay, सो इन चीजों को देखिए. अब देखो मैं मिनरल्स की बात करती हूँ, विटामिन सी, डी, ए के सब केमिकल्स ही हैं, सबकी बॉन्डिंग केमिकल्स हैं, सब एलिमेंट्स के बने हुए हैं. ठीक है, सब एलिमेंट्स के बने हुए हैं. सो ऑल दीज केमिकल्स दे आर एक्चुअली ट्रीटेड वेरी इंपॉर्टेंटली. ठीक है, सो इसके बाद अब हम चलते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है. अब मिनरल्स क्या होते हैं जो हमें लार्जर अमाउंट्स में चाहिए, वो मैंने नाम बताए. आयोडीन, आयरन, जिंक एंड कॉपर हमें बहुत थोड़ी, देखो फिर भी आयरन हमें बहुत थोड़े से अमाउंट में चाहिए होता है, जिंक भी थोड़े अमाउंट में चाहिए, आयोडीन भी बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए. बट अगर ये कम हो जाते हैं ना, अब आयोडीन कम हो जाएगा तो आपके सारे थायराइड ग्लैंड्स एंड सारा का सारा आपका इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि उसको वापस लाना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. आयरन क्या है, बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए, बट जब आप अनीमिक होते हो तो वो थोड़ा सा अमाउंट ही पूरा नहीं हो पाता. ठीक है, सो अब आप अब इस चैप्टर में ना है कुछ नहीं है, बस आपको डिफरेंट आपको याद करने हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, बट उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपको उनके फंक्शंस बताओगे और कितने अमाउंट में वो चाहिए, और अगर वो कम हो जाए तो डेफिशिएंट कैसे हैं. इफ यू आर डेफिशिएंट इन दैट, प्रॉपर अमाउंट नहीं है, देन क्या होगा. बस यही चीजों को आप समझ आएंगे तो फिर इसको आप अपनी डाइट पे अप्लाई कर सकते हैं. दैट कितने अमाउंट में हमें डेली क्या चाहिए, तो वो कितनी डाइट में क्या मिलता है, और उसको आप मेंटेन कर सकते हैं. बस इतना याद रखना और सोर्सेज याद रखने हैं. ठीक है, अगर आपको ये अब कैल्शियम मिनरल जो है ना, कहते हैं कि मिनरल अकाउंट फॉर 75% ऑफ द टोटल मिनरल कंटेंट. अगर आप 100% मिनरल के कंटेंट की बात करते हैं तो उसमें से 75% हमें ज्यादा मतलब चाहिए होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस. सो यू कैन थिंक कैल्शियम एंड फास्फोरस की कितनी ज्यादा जरूरत होती है, और फीमेल्स को और भी ज्यादा जरूरत होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं. ठीक है, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस फीमेल्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकती हैं. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि 400 to 700 ग्राम्स ऑफ फास्फोरस कंटेन्ड इन द बॉडी. कंटेन्ड होता है किस फॉर्म में होता है, सॉफ्ट टिश्यूज में भी होता है, बॉडी फ्लूइड्स में भी होता है, बोन्स में होता है, टिश्यूज में होता है, टीथ में होता है. ठीक है, तो फंक्शंस क्या हैं फास्फोरस के और बॉडी में, इनका बेसिकली टू मेन फंक्शंस हैं. वन रिलेटिंग टू द डेवलपिंग एंड टीथ एंड रेगुलेशन ऑफ द प्रोसेसेस. ठीक है, रेगुलेशन में क्या होता है, देखो सबसे पहले तो टीथ, बोन्स एंड ऑल, और फीमेल्स के लिए खासकर बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, एवरी रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फिर वो लैक्टेटिंग भी होती है. आई टोल्ड यू द रीजन. ओके, सो आपको ये चीजें तो रखनी ही है. मेल्स में भी जरूरी होती हैं, और ग्रोइंग जब होते हैं, क्योंकि बोन्स एंड टीथ दे आर ग्रोइंग, बोन्स जब होती हैं तो बच्चों को हम कैल्शियम रेगुलरली देते हैं. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वी कैन नॉट जस्ट अवॉइड, एंड प्रेग्नेंट होती हैं फीमेल्स, देन आल्सो दे शुड हैव द कैल्शियम एंड फास्फोरस ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज आपकी जो बॉडी में होता है ना कैल्शियम. ठीक है, अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो बॉडी जो है ना वो आपकी बोन्स को स्क्वीज कर लेती है, उसने तो कैल्शियम ले ही लेना है. तो मदर की बोन से चला जाता है, मदर की बॉडी से ही स्क्वीज होके बेबी को मिल जाता है. ठीक है, अच्छा बेबी को पूरा मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन मदर का भी कम हो जाता है, तो इससे दोनों को नुकसान है. सो स्टार्ट हैविंग दोज कैल्शियम्स एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस रिच डाइट, आयरन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट. ठीक है, बट अब कैल्शियम का फिर से प्रॉब्लम है दैट कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट अपॉन द विटामिन डी. एंड अगर आप अच्छा सोर्स है, धूप में जाते हो तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन होती है, जो फर्दर आपको कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है. बट अगर नहीं जाते तो यू शुड हैव सम दैट काइंड ऑफ अ डाइट जिसमें विटामिन डी रिच हो. नहीं तो फिर सप्लीमेंटेशन तो है ही है. ठीक है, सप्लीमेंटेशन तो हम लेते हैं, और फीमेल्स की डाइट से बात बनती नहीं है, बिकॉज एक 1 kg दही वो नहीं खा पाती हैं, कर्ड विच इज अ गुड सोर्स ऑफ द कैल्शियम. बट आपको बड़े बड़े 3 बार बाउल खाएंगी ना एक दिन में, मतलब आधा पौना किलो दही अगर आप खाएंगी तो आपका कैल्शियम लेवल मेंटेन्ड रहता है फीमेल्स का. ठीक है, कैल्शियम इज अ वेरी गुड सोर्स, बट हाँ आपको फिर सप्लीमेंटेशंस लेनी पड़ती हैं कैल्शियम की. बट उसका एक और नुकसान भी होता है कि आपको वो कैल्शियम ऑक्जेलेट्स बनने शुरू हो जाते हैं किडनी स्टोन्स होने के. ठीक है, सप्लीमेंटेशन. सो यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि क्या खाने से क्या होगा. तो हमें डाइट के थ्रू अगर हम चीजें खाएं तो उसका कभी कोई नुकसान नहीं होता, कभी भी कोई नुकसान नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल कि आप सॉल्ट ज्यादा खाते हो लेके ऊपर से डाल के. सॉल्ट ओके रखिए आप अपना, बट डाइटरी चीजें खाइए, फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, कर्ड खाइए, दूध, पनीर, दही सब कुछ खाइए. अब वेगन्स हैं, ऐसी डाइट्स हैं, कीटो डाइट्स हैं, हम इनको एंडोर्स नहीं करेंगे कि हम कुछ भी बीच में से निकालना नहीं चाहते. ये लोग सीजनल डाइट्स भी नहीं खाते हैं. ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, एनिमल डेयरी का कोई प्रोडक्ट नहीं खाते हैं. सो इनमें भी काफी डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती हैं. हालांकि ये अपनी डाइट से पूरा करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल दे डोंट हैव. ओके,
so they don't have that kind of क्या कहते हैं उसको, वो उनका पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपने कहाँ पे कहाँ से पूरा करना है इसको, ठीक है। So this is the one which you see that uh, you have to be very careful that in what quantity, in what form, and at what time, with what kind of the combination of other foods, and how much would be like. I think my internet is working because at my place the light has gone. Okay, आ गई है. Okay, that's fine. It's inverter has started working. So you have to think about that. So I'm just sensitizing you people that you can actually have the so you can actually have those that kind of a diet. Okay, it's not the iron, it's not the calcium, it's not the phosphorus, it's every kind of वो हो गया था actually. So now we will be going to study about the development of calcium and phosphorus के हमें functions पढ़ लेते हैं. Development of the both bone and teeth. So the calcium and phosphorus are mainly in the bone and teeth. Everyone knows. अब तो स्कूलों में भी बच्चों को पता है, ठीक है. छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. So ये चैप्टर पॉइंट रट्टाफिकेशन है. Obviously you have to learn about that. कैल्शियम लिखिए, उसके फंक्शन लिखिए, उसकी डेफिशिएंसी डिजीजेस लिखिए, उसके सोर्सेज लिखिए और कितने अमाउंट में हमें डेली रिक्वायरमेंट है. हर किसी चीज की बस ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. सो इट इज अ कंपाउंड एंड आपको ना एक बार में चीजें, यू कैन नॉट जस्ट गेट ऑल द टाइम दीज थिंग्स. ओके, आपको आप कभी कोई नई चीज खाते हैं, आपको पता चलता है ओ दिस थिंग इज रिच इन दिस. कोई नया फ्रूट होता है, व्हेन आई यूज्ड टू गो आउटसाइड आउट ऑफ द कंट्री, वहां जाके पता चलता है ओके वहां का कोई फ्रूट है जो इंडिया में नहीं होता है, ओके दिस इज रिच इन दिस. सो ये आपकी डिस्कवरी होती रहेगी. देयर आर सो मेनी फूड सिस्टम, सो मेनी फ्रूट्स जो आपने सारी जिंदगी में सब नहीं खाए होते हैं, ठीक है. सो ये तो न्यूट्रिशन तो एक ऐसा फील्ड है कि आपको डिफरेंट तरीके से कोई चीज बनाता है, उसमें क्या रिच होता है, कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन से खाता है. हर घर में डिफरेंट चीजें बनती हैं. अब नॉर्थ इंडिया में सबकी एक जैसी से, साउथ इंडिया में जाओगे डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स है, वहाँ का एक अलग फ्रूट सिस्टम है. पहाड़ों में जाओगे कोई एक आधी चीज, एक आधी डिश है जो वो इस तरह से खाते हैं. क्यों खाते हैं, वो किस चीज में रिच होती है. तो आपको ये चीजें तो आई मीन यू वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट दैट. डिफरेंट कुकिंग, इसमें रेसिपीज के ऊपर भी आपको काम करना पड़ जाता है समटाइम्स, कि ऐसी चीजें खाओगे मतलब यू विल बी लाइक working all the nutrition, working on all the dishes, working on all the nutrient contents. So it's a vast field. Okay, so keep on learning, keep on discovering new things, keep on discovering the new recipes also. Okay, so now we will be calcium and phosphorus का हो गया. So calcium helps in actually regulating the contraction and relaxation of the muscles too, even in the heart muscles too, and regulating the passage of the cells out of the cells also convey. क्योंकि इसमें क्या है, कैल्शियम जो है ना वो एज ए सेकेंड मैसेंजर भी काम करता है, ठीक है. और जो मेम्ब्रेन होती है सेल्स की, उसमें कैल्शियम एटीपीएज एक एंजाइम होता है जो डिपेंड करता है कैल्शियम की एंट्री एंड कैल्शियम की आउटसाइड पे काम करता है, ठीक है. अब मैं आपको वैसे ही, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस बट दिस इज अ बायोकेमिस्ट्री, सो आई विल बी गोइंग टू टेल यू. अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम है देन ऑल्सो द डेफिशिएंसी डिजीज आपकी बोन्स एंड टीथ एंड बहुत सारे आपके ना मसल्स भी. और आपको पता है सेकेंडरी मैसेंजर है, वेन एवर आप किसी चीज को टच करते हो ना, ठीक है, अगर वो गर्म है आप पीछे हाथ हटा लेते हो, ठीक है. अगर वो ठंडी है देन इट्स ओके. अगर कहीं गर्म बहुत ज्यादा हॉट पे, मतलब डिपेंड करता है कि आपको सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो ब्रेन आपको मैसेज देता है, ठीक है. वो एक सिनेप्स होता है कि आपके हाथ से ब्रेन तक जाता है, ठीक है, दैट्स अ सिनेप्स. बट उसमें कैल्शियम का रोल बहुत होता है न्यूरॉन्स तक जाने में और स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचाने में, और ब्रेन एकदम से मैसेज देता है कि हाथ पीछे हटा लो. ये फ्यू माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है ये काम. हाथ हाथ लगाते हो, पीछे कर लेते हो एक सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का भी कितना स्मॉल टाइम हिस्सा होता है, ठीक है. But then what you do, what you feel, that whenever you touch that stimulus from the organ goes to the brain through the neurons. Okay, and then from the neurons, through that neuron से वापस वहां पे मैसेज आता है आपको
जब ये इनिशिएटर ऑर्गन होता है, बट उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन बन जाता है फ्रॉम द मैसेज। देखो दिस बायोकेमिस्ट्री इज अ लॉन्ग, अगर इसका मैकेनिज्म आप समझेंगे, इसमें एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम होता है विच वर्क्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन एक होता है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, जिसके थ्रू मैसेज जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। उसको जब मसल्स एंड ब्रेन का जो न्यूरॉन का सिस्टम है पास, उसको साइनैप्स कहते हैं। बट वहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वहाँ पे बड़े सारे मिनरल्स भी काम करते हैं, वहाँ पे कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है ये मैसेज को ट्रांसफर करने में ब्रेन तक। बट जब बाद में आता है, लेकिन क्या होता है कि अब आपका ये स्टिमुलस ब्रेन तक गया न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की फॉर्म में, बट वो हमेशा स्टिमुलस में तो नहीं ना हो गया, आप हमेशा ही थोड़ा मैसेज है, जितनी देर लगा आप हाथ पीछे किया और खत्म। वो खत्म भी तो होना चाहिए ना, वो मैसेज जो ब्रेन तक गया। उसको खत्म करने के लिए क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर था उसके थ्रू मैसेज जाता है, उसका एक एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है, फिर वो उसको खत्म भी करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा एंजाइम, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा। सो ये बॉडी का सिस्टम है। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा तो आप हमेशा ही एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, जो मैसेज है वो मैसेज जाता ही रहेगा ब्रेन को, तो उसका खत्म होना भी जरूरी होता है, तो वहां भी कैल्शियम का रोल होता है। और दूसरा रोल क्या होता है कि इसका ये एक सेकंड मैसेंजर है, और आपको पता है कि वेन एवर डाइजेशन वुड बी अक्रिंग, जब आपकी बॉडी में डाइजेशन होती है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फिर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके फिर सेल्स में फाइनली एब्जॉर्ब होता है। लेकिन सेल्स में भी वो एंट्री उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जब उसमें जाता है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, और पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, सिट्रिक एसिड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ भी बड़ी जगह आपको कैल्शियम मैग्नीशियम और अदर मिनरल आयन की जरूरत पड़ती है। जब आप साइकिल्स पे पढ़ोगे देन यू वुड बी गोइंग टू नो बड़े सारे एंजाइम्स हैं जिनकी एक्टिविटी डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, ये देयर एक्टिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन द कैल्शियम आल्सो। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द कैल्शियम, बट कैल्शियम की एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड होती है बॉडी में। अब आप कैल्शियम ओवर भी लोगे, और कैल्शियम अगर सेल्स के अंदर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा और ओवर हो जाएगा ना, लिमिटेड लिमिट से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, देन ये अपोप्टोसिस को लीड करता है, सेल डेथ होती है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस इज वन ऑफ द इज कॉल्ड द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम सेल्स के अंदर चला जाएगा देन सेल अपने आप डेड हो जाएगी, क्योंकि ये इतना स्टिमुलस देता है, अपोप्टोसिस कॉज कर देगा। सो अंदर सेल्स के लिमिटेड, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हर चीज चाहिए बट लिमिटेड भी चाहिए, ओवर कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वो उल्टा हार्म करनी शुरू हो जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एंड लो से नॉर्मल से अगर लो है देन इट वुड बी कॉजिंग योर डेफिशिएंसी डिजीजेस, ओके। सो अब हमारे पास ना सिस्टम होता है, एक मेम्ब्रेन में एक कैल्शियम एटीपीएज एंजाइम होता है, व्हेनेवर द कैल्शियम गोज इनसाइड, सो आवर बॉडी इज लाइक अमेजिंग सिस्टम। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के पास सिस्टम नहीं है, व्हेनेवर द कैल्शियम गोज इनसाइड तो इतनी जल्दी बॉडी डेथ नहीं होने देगी, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होने देगी, अपोप्टोसिस नहीं होने देगी, बिकॉज देयर इज वन ऑफ द एंजाइम कैल्शियम एटीपीएज व्हिच इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। जो ओवर हो जाएगा ना कैल्शियम, उसका काम एक ही है, जाने पे नहीं रोकेगा, बट जब ओवर होना शुरू हो जाएगा वो उसको एक्सपेल करना शुरू कर देगा सेल से, ठीक है। कैल्शियम एटीपीएज ड्रिवन एक पंप होता है, कैल्शियम पंप, वो उसको बाहर निकालना शुरू कर देगा, सो दैट द सेल वुड बी सेव्ड, okay, so the cell would be saved from apoptosis which is a programmed cell death, cell मरेगी नहीं, ठीक है। so in our body everything is planned, ऐसा नहीं है कि कुछ आप खाओगे तो काफी हद तक हमारी सेल उस चीज को सेव करती है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अमेजिंग है, बट उसकी भी एक लिमिट है। then there would be if will be like eating many times, you कोई आप लिमिट छोड़ते ही नहीं हो एंड काफी दिनों तक टाइमली, देन फिर जवाब दे जाती है बॉडी, ठीक है। इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, अगर आप अपने आप को टाइमली संभाल लोगे देन यू कैन सेव फ्रॉम यू फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ अ डिजीजेस टाइमली, ठीक है। सो इन बातों को समझिए कि हमारी बॉडी के साथ ये दोनों चीजें मैं बता रही हूँ कि ये अर्जेंट, इसकी जरूरत भी होती है, अगर ज्यादा होगा तो ये होगा, और अगर ज्यादा थोड़ी देर के लिए हो भी जाता तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म काम भी करता है, ठीक है। बट लिमिट हर किसी चीज की है, कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। सो कन्वर्टिंग मैसेजेस फ्रॉम द नर्व सेल टू अनदर, एंड क्लॉटिंग फैक्टर में भी काम करता है। जब क्लॉटिंग होनी होती है ना ब्लड की, इट्स नॉट द विटामिन के ओनली, इट्स द कैल्शियम आल्सो, क्लॉटिंग फैक्टर्स में भी ये काम करता है। इफ योर ब्लड इज नॉट क्लॉटिंग, सो कहीं ना कहीं कैल्शियम का भी रोल होता है, अगर लेस कैल्शियम होगा then it you would be suffering with the lack of clotting factors, okay। So
lack of clotting factors. Okay, so now we are coming to the phosphorus. So phosphorus का भी almost कैल्शियम जैसे ही रोल है, सब्सटेंसेस हैं जिस जो कि अब आपको पता है फॉस्फोरस जो है हमारी बॉडी में जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स, हमारी बॉडी में जितनी तरह के भी लिपिड्स होते हैं ना, फॉस्फोलिपिड सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बाकी भी हैं, बट फॉस्फोलिपिड्स हमारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स में मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में भी होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लिपिड के साथ फॉस्फोरस लगा होता है तो देन इट वुड बी कॉल्ड एज ए फॉस्फोलिपिड्स। ओके, तो ये काफी सारे कोएंजाइम्स के साथ भी क्रूशियल रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, सर्टेन बेसिक एंड जेनेटिक मटेरियल में भी फॉस्फोलिपिड लगा होता है। अब आप सोचो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, डीएनए नहीं तो हम कुछ नहीं है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आ गया तो उसमें क्या होता है, एक पेंटोज शुगर लगी होती है, एक तरफ बेस लगा होता है न्यूक्लियोटाइड और दूसरी तरफ फॉस्फोरस लगा होता है। सो अगर फॉस्फोरस नहीं है तो इवन हमारा जेनेटिक मटेरियल कुड आल्सो बी नॉट फॉर्म्ड। फॉस्फोरस नहीं है तो हमारा जेनेटिक मटेरियल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, सो उसकी इनकॉर्पोरेशन ही नहीं होगी। So we require the phosphorus in a much important and minute quantities, and it is actually basically more important equally as the calcium is important. Okay, so the capture and storage of the vital energy in the cells and many tissues, they are forming the high energy compounds, muscle tissues, and prominent examples of the phosphorus and the storage of the fuel, muscle contraction also. So likewise the calcium phosphorus is also working in the same way. ओके, सो द फूड सोर्सेज कौन से होते हैं जो कैल्शियम में? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कर्ड आई टोल्ड यू, खोआ, छाना, कॉटेज चीज, ऑब्वियसली ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सो द एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम। ओके, फूड में लाइक फिश, ठीक है, स्पेशली ड्राइड फिश एंड सी फूड्स में क्रैब, श्रिम्प्स, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ द कैल्शियम। एंड अमंग द प्लांट सोर्सेज की अगर आप बात करें तो रागी, जो कि मिलेट्स है, साउथ इंडिया में होता है, and that's a particularly rich in calcium, and Bengal gram, black gram, green gram, moth beans, rajma, सोयाबीन, ये बहुत रिच होते हैं कैल्शियम में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में अमरंथ लीव्स, कोलोशिया लीव्स, फेनुग्रीक लीव्स, मस्टर्ड लीव्स, ओके, दे हैव अ गुड अमाउंट। नट्स में अगर देखो तो फिर ऑयल सीड्स, ठीक है, तिल जो होते हैं, सेसमे सीड्स, एंड रिच इन कैल्शियम। और अदर्स लाइक कोकोनट, आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स में walnuts, they are rich sources of the calcium. Okay, so you have to, आपको प्लांट्स में भी देखना है, एनिमल्स में भी देखना है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी देखना है, ड्राई फ्रूट्स में भी देखना है, मिलेट्स में भी देखना है। तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो उस हिसाब से आपको अपनी डाइट में हमेशा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो द फूड सोर्सेज व्हिच आर कॉल्ड द फर्निशेस protein, calcium are normally like milk, poultry. These are good sources of the phosphorus. Cereals, too much rich in this mineral. जितने भी cereals होते हैं, ठीक है, egg yolk, egg, milk, poultry, fish, ये सब excellent sources हैं। अब हम आते हैं कि ये हम लिखा भी लें, अब इनकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी, बिकॉज ऑफ दी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन में क्या है, जो कैल्शियम होता है ना, ठीक है, कैल्शियम से एब्जॉर्ब चीफली अपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, अब कैल्शियम अगर आप डाइट में लेते हैं, डाइजेशन तो स्टमक में हो गई, एब्जॉर्प्शन हमेशा तो किस में होनी है, इंटेस्टाइन में। तो जो अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, दैट इन दैट फ्रॉम दैट द कैल्शियम इट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, सो इट इज सीन 20 to 30% ऑफ द कैल्शियम गेट एब्जॉर्ब। अगर आप जितना भी खाते हो ना उसमें से, उस डाइट में से 20 to 30% ही एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, बाकी फिशेस में एक्सक्रीट हो जाता है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लेते हैं हम डाइट में, वी हैव टू मेक श्योर दैट इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड और नॉट। ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बहुत बड़ी बात है। द एब्जॉर्ब्ड कैल्शियम इज परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस, बट जो फीकल मटेरियल में चलेगा दैट्स मियर वेस्टेज। ठीक है, सो स्मॉल पोर्शन ऑफ द कैल्शियम इन डाइट इज एब्जॉर्ब्ड। जितना भी आप खाते हो उसमें से बहुत थोड़ा एब्जॉर्ब होता है डाइट में। ठीक है, एंड देन तो बॉडी की नीड के अकॉर्डिंगली लो। जो एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी कैल्शियम इंक्रीजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द, अब पता क्या है, जब हमारी बॉडी की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, जब एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होती है, लाइक इन्फेंसी, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, फिर चाइल्डहुड में, दूसरा प्रेगनेंसी में, तीसरा लैक्टेशन में। ठीक है,
तो इन कंडीशंस में एक तो कैल्शियम की डिमांड बढ़ जाती है, दूसरा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है. मतलब सी द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम. ठीक है. इन दोज कंडीशंस व्हिच आर वल्नरेबल, okay, sensitive conditions हैं body की, whenever the kid is growing, is infant or in the adolescent state, or it's in a growing state, or the mother is pregnant, or the mother is lactating. So in that conditions that calcium is required in more quantities, but then also it is absorbed also in more quantities. Otherwise, in the from the diet, the calcium is absorbed very less. Okay, so this is a beauty of the system, and with the it's a grace of God कि उन्हें सिस्टम ऐसा बनाया है. ठीक है. सो द न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट में क्या होगा कि विटामिन डी, ठीक है, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन डी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द डाइट टू एब्जॉर्प्शन जो बढ़ाते हैं कैल्शियम की. सो अगर कैल्शियम ने एब्जॉर्ब होना है, so it requires vitamin D, proteins and the carbohydrates along with. If you don't take zero carbohydrate, then also it affects the absorption of the calcium. अगर proteins less ले रहे हो, then also it affects the. और अगर vitamin D नहीं है, उसका तो सीधा सीधा ही सबको पता है that we need the vitamin D to absorb the calcium. ठीक है. And then another nutrient which is a calcium absorption है जो वो phosphorus. Obviously calcium जो influence करता है. ठीक है. So proportion of the calcium and the phosphorus in the diet affects the calcium of ये अब मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. अब कई ऐसी डाइट्स हैं, सपोज आपको मैं बता रही हूँ, जैसे पालक पनीर. ठीक है. पालक पनीर लोगों में बहुत फेमस है, बहुत अच्छा लगता है, बट वो इतना अच्छा नहीं है बिकॉज उसमें कैल्शियम होता है पनीर में, कॉटेज चीज में, और स्पिनच, पालक contains the iron in a good amount. So these two elements ना when they are taken together ना एक दूसरे की absorption को inhibit करने लग जाते हैं. आयरन कैल्शियम को absorb नहीं होने देगा, कैल्शियम आयरन को absorb नहीं होने देगा. Similarly, whenever you take the diet in which calcium and phosphorus they are together, then also phosphorus की presence में calcium की absorption कम हो जाएगी. हालांकि दोनों important है, अब ये मत सोचो, बट दे आर टेकन टुगेदर, सो एक दूसरे की. सो आपको देखना चाहिए इफ यू आर टेकिंग कैल्शियम एंड यू आर टेकिंग द फास्फोरस टुगेदर, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं, रादर जितना भी कैल्शियम एब्जॉर्ब होना था दैट वुड बी इनहिबिटेड. The absorption of the calcium inhibited in the presence of the phosphorus, and absorption of the calcium is inhibited in the presence of iron, and absorption of the iron is also inhibited in the presence of the calcium. Okay, so you have to be very careful all about these things. So ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. Even I have been into I've associated with this IGNO more than 12-13 years. I'm teaching DNHE मैं इतने सालों से करवा रही हूँ. I think मुझे 13-14 years हो गए हैं. ठीक है. So DNHE के thesis and DNHE की classes लेते हो, but then also and MSc की classes लेते हो, and I've been going through so many diets and all, but still some diets are those जिसमें मैं ये सोचती हूँ कि ये डाइट में मुझे पता ही नहीं है इसमें दोनों चीजें कैसे हैं. तो वी कैन नॉट जस्ट मेक दोज थिंग्स. समटाइम्स विंटर्स में हम पिनिया पंजीरिया खाते हैं, सो वी ऐड ईच काइंड ऑफ अ मिनरल, बट हम कभी नहीं सोचते हैं कि उसमें बोथ काइंड ऑफ अ मिनरल्स आर देयर, so they will inhibit the absorption of each other. They could inhibit the absorption of each other, so we have to avoid taking those minerals. Okay, so we cannot just take those minerals along with these, so we have to avoid those diets and we have to be very careful. So as a nutritionist, as a dietitian, you have to think about all these things while the preparation. It's not that you are just giving the diets only, you would suggest the diets only, but you should suggest the preparations also. You have to be make the patients or the clients or your persons to whom you are providing the diets and all, so you have to be very careful about that. Okay, so whenever so you have to think that you have to guide that the preparation methods also in which both of the ingredients should not be there. Okay, so these should not be there so that the absorption of each of the mineral could be avoided. Okay, so आज से पालक पनीर cancel, yes, obviously. So that's why many persons they start taking the palak mein corns and all, mushrooms and all. Okay, so प्लीज अवॉइड द पालक पनीर. पनीर अलग से, पालक अलग से, बट इकट्ठे भी नहीं खाना है. ये शाही पनीर खा रहे हैं, कढ़ाई पनीर खा रहे हैं, साथ में पालक, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. देखने
देखो चीजें छोटी लगती हैं आपको, शायद इसी इन्हीं चीजों से, पता है क्या, जब आप खाना खा के आते हैं तो यूल फील फ्लैचुलेंस, क्योंकि वो एक दूसरे को ऑब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे हैं, एंड देन स्टमक में कुछ और ही रिएक्शन होके बन रहा है। ये जो आज मैंने आई हैव स्टार्टेड, इस बात को समझिए, whatever I have started in the beginning, why I have started talking about the chemical reactions, because the chemical calcium is also an element, phosphorus is also an element, iron is also an element। तो होता क्या है, whenever they start working with each other, क्या रिएक्शन होके क्या बन रहा है, यू डोंट नो। तो स्टमक में आपकी फ्लैचुलेंस, गैस, सिर भारी होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती हैं, पीएच लेवल चेंज हो जाते हैं, बिकॉज whatever we are eating, हम हेल्दी लेके खाना खा लेते हैं, हम पनीर भी खाएंगे, पाइप शाही पनीर भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, हमें लगता है कि आज हमने बहुत हेल्दी खाया है, बट वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, एंड देन समथिंग अदर फॉर्मेशन दैट इज टेकिंग द सम अदर फॉर्म इन योर स्टमक, एंड देन यू वुड बी सफरिंग विद द फ्लैचुलेंस। आपको हेल्दी खाने की बजाय आपका उल्टा ही सिस्टम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि ये सब केमिकल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ईटिंग अबाउट दोस। okay, so beginning में मैंने जो आज बताया था, because I have to talk about all these things, so that's why I made you sensitize, although that was not a part of your this curriculum, but I have told you, because ये तो आप फिर भी read कर लोगे, but वो चीजें sensitize करना it is mandatory to you all, because then you would realize that with what we have to eat this one, and with what we don't have to eat the things, okay, so all these things would be taken care, the preparation methods also. Even till date I learn, the people they make a different kind of things, the कुछ लोगों को पता है, कुछ मैं चीजें इतना लर्न करती हूँ बुजुर्गों से कि वो इस तरह से क्यों खाते थे। सो ऐसा नहीं है कि पहले लोग डिफरेंट तरीके से, या नए लोग, या मॉडर्नाइजेशन होने से, या कैसी भी चीजें होने से। एक और चीज ना आपको बताने का दिल कर रहा है मेरा, वो भी पार्ट नहीं है इसका, आप सोचना फिर मुझे आंसर करना। आई एम जस्ट सेंसिटाइजिंग यू पीपल। हम ना हर चीज को पीस के क्यों खाते हैं? मसाले होते हैं ना घर में आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इंडियन स्पाइसेस तो बहुत करकुमिन हो गया, अंग्रेज तो अब, क्योंकि देखो बाहर के जो लोग हैं फॉरेन, जिसको मैं अंग्रेज कॉमन लैंग्वेज में बोलती हूँ, कि अंग्रेज तो अब आके दूध, हम तो हल्दी वाला दूध हमारी माएँ दादियां कब की पिलाती आती हैं ना, अंग्रेज तो अब पीने लगे हैं, और गोल्डन मिल्क के नाम से पीते हैं। गोल्डन मिल्क है ना। हम लोग तो कब से, कोई भी छोटे थे, हल्दी का दूध पीते थे। करकुमिन के फायदे तो हमें बड़ी देर से पता है। और हमारी कौन सी ऐसी दाल सब्जी जिसमें हल्दी ना डलती हो? और बाहर के जो लोग हैं, आई मीन द फॉरेन, द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, उनमें तो ऐसी कोई चीज उनकी डिश होती नहीं कि हर चीज में हल्दी डले, हर चीज में सिनेमन डले, हर चीज में धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, व्हाटएवर, फेनुग्रीक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और कितने सारे मसाले हैं। हमारे आम का अचार इज सो इम्पोर्टेंट, पता है आपको? आम का अचार, सिर्फ आम का अचार खाने, उसमें कलौंजी, निगेला सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स, एंड सौंफ, फेनल, एंड इन किसमें, सरसों के ऑयल में। उसके ऊपर से अम्बियां डाल देते हैं, आम, कैरी, जो भी आप कहते हो, जो बेबी मैंगोज होते हैं, या अनराइप्ड मैंगोज होते हैं। वो अनराइप्ड मैंगो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो सरसों का तेल है। और बचपन में क्या करते थे, मम्मा अगर पराठे के साथ देती थी तो हम वो सारी चीजें निकाल के सिर्फ मैंगो खाते थे। नो, दैट्स नॉट। और हम बचपन से खा, चलो थोड़ा बहुत तो खा ही लेते थे, बीच में कुछ रच भी जाता है, उसके एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है। तो आपको पता है, निगेला सीड्स आर सो इम्पोर्टेंट, मेथी सीड्स आर सो इम्पोर्टेंट शुगर को कम करने के लिए, ठीक है। एंटी शुगर, मतलब शुगर को लोअर करने के कंटेंट्स होते हैं निगेला सीड्स में। तो इतने बेनिफिट्स हैं। जो कलौंजी होती है, ठीक है, इतनी काली होती है, बट उसके जितने बेनिफिट्स हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। और दूसरा फेनल, उसमें इन तीनों को कॉम्बिनेशन, दैट टू इन सरसों का ऑयल, और वो कितने एब्जॉर्ब होके आते हैं और मैंगो के उसमें डालते हैं। आप सोचिए, हमारे बुजुर्गों ने ये अचार बनाया होगा, पता नहीं हर घर में ये मैंगो का अचार बनता है, चाहे वो कोई भी कॉन्टिनेंट हो। लोग बाहर भी जाते हैं तो इतना इतना मैंगो का अचार यहाँ से बाहर भी जाता है, क्योंकि बाहर वो सब चीजें नहीं अवेलेबल है, अनराइप्ड मैंगो नहीं मिलता, अगर बाकी सारी चीजें मिल भी जाएं, ठीक है। आई यूज्ड टू गो आउटसाइड एंड देन आई सी कि इतना इतना अचार लोग इंडिया से मंगवाते हैं, जो बाहर से यूजुअली नहीं आते। आप उसकी ब्यूटी देखिए, सिर्फ मैंगो का अचार नहीं खाना है। छोटे होते हम जरूर खाते थे, सारे बीज बीज से अलग निकाल के रख देते थे, बट नाउ आई डोंट ईट मैंगो, आई ईट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सरसों का ऑयल आपका इतना अच्छा होता है ना, और बाकी चीजें, उनके बेनिफिट सारे उसमें आगे होते हैं। सो दैट्स नॉट मस्टर्ड ऑयल, और उसके बेनिफिट्स पढ़िए। अब ये मैंने आपको इसलिए बताना था। तो जो बाहर के लोग हैं उनका नहीं है। इवन मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल यहाँ शेयर करती हूँ। आई वेंट टू अमेरिका एंड देन वहां पे मैंने देखा
कि हमारे तो जो मसाले होते हैं ना, हम महीने के बिगनिंग में या पिसवाते हैं या पीसते हैं, वट एवर। माई मदर एंड हमारी जो बुजुर्ग फीमेल्स होती थी वो घर में पीसती होती थी, उसमें सिनेमन बड़ी कॉमनली होती है, और हमारे तो हर मसाले में डलती है। अगर हम कॉमन मसाला डाल के सब्जी में, दाल में बनाते हैं, तो वी एक्चुअली टेक ऑल दीज स्पाइसेस टुगेदर, ठीक है। और आपको भी पता है कि सिनेमन के कितने बेनिफिट्स हैं, एस्फोदाइदा के कितने, हींग के कितने बेनिफिट्स हैं, सब जब डलते हैं जो मसाले, जीरा हो गया, धनिया हो गया, वट एवर, ठीक है। लेकिन बाहर अंग्रेजों को मैंने देखा है कि उनके वो तो ऐसी कोई सब्जियों को तड़का लगा के खाते ही नहीं है। दे डोंट एक्चुअली मेक ऑल द प्रिपरेशन ऑफ द दाल एंड सब्जियां उस तक, तो दे जस्ट पुट ऑन ice creams, you know, they sprinkle on ice cream. I was like purchasing that ice cream from the market, then they said the vanilla के ऊपर, ice cream के ऊपर cinnamon they purchase. आपने सुना? I was like, मुझे लगा कि मैंने ले ली, बट मेरे को लग नहीं रहा था कि that would be like, मुझे लगा मुझे फेंकनी ना पड़े and all. But although I find it good, now here also I started doing that vanilla के ऊपर ice cream because I have found a find good one. But हमें तो जरूरत ही नहीं है ना इन चीजों की। सो अबाउट इंडिया आई मस्ट टेल यू दैट वी हैव अ गुड फूड सिस्टम। बाकी और किसी का फूड सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग, इतना गुड, इतना रिच और इतना इफेक्टिव नहीं है जो इंडिया का है, ठीक है। सो ये मैंने एग्जाम्पल आपको जरा सा इसलिए बताया। और गोल्डन मिल्क की मैं बात बता रही हूँ, हम लोग तो कब से पीते आ रहे हैं, पहले घरों में कुछ नहीं होता। जो हमारे जो थोड़े बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जिनके पास दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, थोड़े से दूध में हल्दी ही तो पीते हैं, सिंपल। और उसकी कितनी मेडिसिनल, और हमें इंडियंस को तो ये बताने की अब जरूरत ही नहीं है कि हल्दी के कितने फायदे हैं। कुरकुमिन इज अ साइंटिफिक नेम, टर्मरिक हम कॉमन नेम लेते हैं इसका, ठीक है। सो कुरकुमिन के कितने फायदे हैं, टर्मरिक के कितने फायदे हैं, ठीक है। अदरक, जिंजर हमारी ऑलरेडी डलता ही है डेली डेली। केसर हमारे यहाँ इतना होता है, ठीक है। सो आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने आज इतनी चीजों के नाम लिए हैं, जस्ट सेंसिटाइजिंग टू योरसेल्फ दैट दैट एक्चुअली कि आप इतना सिस्टम है। अभी भी आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद मुझे बहुत कुछ पता, मुझे भी कुछ अभी इतना ज्यादा नहीं पता है। डेली या थोड़े दिनों बाद मुझे कुछ नई डिश, कुछ नया कोई चीज पढ़ने को मिल जाती है, बिकॉज आई कीप रीडिंग अबाउट द न्यूट्रिटिव चीजें। और ऐसे, और जब हम एमएससी के प्रैक्टिकल्स लेते हैं तो लोग ऐसी ऐसी डिशेस इतने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में बना के लाते हैं, कुछ नया ही इनोवेटिव कुछ बना के लाते हैं, क्योंकि मैं सेंसिटाइज करती रहती हूँ कि कम विद अ न्यू थिंग, कम विद अ न्यू रेसिपी, कम विद अ न्यू बेनिफिट्स ऑफ समथिंग। एक थीम लेके कि अब इसको बनाना है, इसको कैसे खाना है, इसमें कितनी चीजें और डे में कितना खाना है, रेसिपीज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं सेंसिटाइज करती हूँ। बट आई सी द ब्यूटी ऑफ दोज स्टूडेंट्स की वो इतना ढूंढ ढूंढ के फिर मील प्लानिंग, कैलोरी कैलकुलेशंस एंड द मेथड उसमें बना के लेके आते हैं, एंड देन यू वुड फाइंड द अमेजिंग। ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही आता है, मुझे भी इतना कुछ नहीं आता है। बायोकेमिस्ट्री आती है बस कि हाँ हमें ये करना है, बट व्हेनेवर आई गो फॉर द डिफरेंट सिस्टम, फूड सिस्टम्स, तो इतनी ब्यूटीफुल चीजें मिलती हैं, इतनी चीजें मिलती हैं, इतना खाने पीने को मिलता है कि, और इतना उसके बेनिफिट्स ऑल्सो। मैं, मेरे तो एक ही रीजन होता है ना कि देखो, एम्बियंस एंड अरोमा, दो चीजें जो एक फूड की होती हैं, वो आपको एक टेम्पटेशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। उसकी लुक अच्छी है, उसकी अरोमा अच्छी है, यू फील लाइक हैविंग इट, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग फेज होता है। बट व्हेनेवर यू वुड बी हैविंग दैट थिंग, उसमें जो भी चीजें हैं, जो भी उसमें थीम चीजें हैं, जो भी उसमें मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन। अब आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन चीजों में बात नहीं करनी ना, यू शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल फैटी एसिड्स, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इन चीजों में बात किया कीजिए, ठीक है। सो नाउ यू आर बिकमिंग मोर टुवर्ड्स द बायोकेमिस्ट्री। अब ये चीजें नहीं लेके चलनी है, पनीर खा लिया, ये खा लिया, नो, द थिंग, द कैलोरीज में बात कीजिए, मील प्लानिंग कीजिए, ठीक है। उसके कंटेंट्स के बारे में बात कीजिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात कीजिए कि इसके साथ ये नहीं खाना है, कितना पानी भी पीना है, नहीं पीना है, पीएच में बात कीजिए, एसिडिटी की बात, अब पीएच हाई लोअर हो जाती है, एल्कलाइन पीएच की बात कीजिए, ठीक है। प्रोटीन की बात कीजिए, डीनेचुरेशन। सो start using those scientific words that you should also be sensitizing towards the diet system and towards these things. I'm just here to sensitize you people so that you should learn about all the diet systems, different meal plannings, different calorie calculations and all, and you should, and दूसरी बात, मेरा एक ही पर्पस है कि आप लोगों को इतना सेंसिटाइज करूं कि stop using treating yourself as a garbage box, लेफ्ट ओवर सब कुछ, मदर्स भी सब, बच्चों का भी सब, किसी के बाद कुछ भी, कहीं भी कुछ ने परोस दिया, आपने खाना ही खाना है, नो, ठीक है। आप और चीजों के लिए नो बोलते हैं, खाने के लिए भी नो बोलिए। वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू ईट,
whatever is in front of with the tempting aroma, with the tempting looks also, that doesn't mean that you have to eat. No, just check the ingredients of those, क्या है, कोई contraindications तो नहीं है, कितनी कैलोरीज हो सकती हैं, because whenever you'll start thinking about that ना, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप इतना ग्राम इतने पनीर का देखेंगे ना, पीस है उसमें, इसमें 4 पीस खाने लगा हूँ, एक पीस कितने का है, इतना है, तो इसमें इतनी की कैलोरीज होंगी, 4 खाने लगो, आपको आइडियाज होना शुरू हो जाएंगे, नाप तोल तो आपके ऐसे टिप्स पे आना शुरू हो जाएगा व्हेनेवर यू स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स ऑल। ओके, सो और दूसरी चीजें मैं आपको रोज एक टिप्स देती हूँ, देखिए खाने डिनर के बाद और रात को नो फ्रूट्स, चाय आइसक्रीम बंद करवाइए आप लोगों की, ठीक है। अब रात में नो फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। डिनर के बाद नो जूसेस नो फ्रूट्स, दिन में कितना भी, और सिट्रस तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़े एसिडिक होते हैं, सुबह तक एसिड बहुत बन जाता है, एंड देन दे, ये नहीं है कि विटामिन सी है ये वो, द टाइमिंग आल्सो मैटर्स, मैं टाइमिंग की बात कर रही हूँ, जब आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, शाम को आप खाना खाते हैं हल्का, एंड देन व्हेनेवर यू विल बी हैविंग द जूस। और दूसरी बात, जूसेस ना ही ले तो अच्छा है, होल फ्रूट्स लेने चाहिए, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव दैट जूस, तो फाइबर्स ना जाए उसका, आजकल तो ऐसे मिक्सर्स आते हैं जिसमें आप जूस निकालते हो तो फाइबर साथ नहीं आता है, ऐसा नहीं है, पहले तो होता था ना पानी पानी सा निकल आता था सारा फाइबर, सो डोंट वेस्ट दैट। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों की जूस पीने की आदत हो जाती है ना, बड़ा ग्लास निकाला है उसको मजे मजे से पीते हैं मूवी देखते हुए, एक सिप ली, इट्स नॉट अ हार्ड ड्रिंक और अ सॉफ्ट ड्रिंक, ओके। सो यू हैव टू, वो आपको नहीं पता जैसे वो बना, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी इमीडिएटली ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, जितनी ज्यादा देर आप लगा के पियेंगे वो उसमें से आपका कुछ भी नहीं है, डोंट थिंक दैट दिस इज अ हेल्दी वन, नो, जितनी देर लगा के आप पी रहे हैं तो उसमें सब चीजों की ऑक्सीडेशन हो चुकी होती है, वट एवर इट कंटेन्स, इट डिपेंड्स अपॉन द जूस की वट एवर द अमाउंट ऑफ दैट मिनरल्स कंटेन्स इन दैट, मिनरल्स विटामिन वट एवर, ओके। सो स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट होल फ्रूट्स, अगर जूस ले भी लिया तो इमीडिएटली उसको पिए, इतना भी नहीं कि अंदर रेस्पिरेशन में ही चला जाए, बट स्टिल यू जितनी जल्दी हो सके उसको रखें नहीं, स्लोली 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 करके उसको जितनी जल्दी हो जस्ट स्टार्ट ट्राइंग टू कंज्यूम दैट, ओके। so if you consume as soon as possible, so you'll be having less, so you'll be having that whatever the contents, beneficial contents, beneficial constituents of that juice, so that would be benefiting you inside। अदरवाइज आप उसको ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में पिएंगे तो वो उसके, देखो ना, जैसे मैंने आयरन की बात कर दी, सपोज आप कुछ ऐसी ले रहे हैं जिसमें आयरन था, आयरन वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, फेरिक स्टेट में चला गया, पेरिफेरस में था, फेरिक में, उसने अवेलेबल नहीं होना, एंड व्हेनेवर इट गोज इनसाइड तो वो किसी ना किसी के साथ जाके रिएक्ट करेगा, जो फायदे वाली चीज थी दैट वुड नॉट बी गोइंग टू मेक, एंड देन समथिंग एल्स वुड बी फॉर्म्ड, and something else will be formed which is not required in your body, so that will create something problematic only, either flatulence, either gastric trouble, or something else could be possible, got it? So all these things would be taken care of, the formation of those things, okay? So now I'm going to the sodium, so मैडम, sodium, yes, जैसे आपने बोला कि फ्रूट जूसेस इज नॉट बेटर फॉर हेल्थ, तो अभी समर सीजन है, तो शुगर केन का जूस अच्छा है हेल्थ के लिए? शुगर केन का जूस देखो, उसमें शुगर बहुत होती है, शुगर केन का जूस बहुत अच्छा होता है, इट्स गुड फॉर द लिवर एंड ऑल, ओके, डिटॉक्सिफाई कर देता, बट इस सीजन में बिल्कुल भी आपको नहीं लेना चाहिए, वो विंटर्स में ठीक रहता है, जब विंटर्स में आता है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो, बिकॉज द मीठे का कम अमाउंट एंड द शुगर का अमाउंट इतना ज्यादा होता है, और बाहर का साइड देखिए, और जहाँ पे वो बनता है, सो अगर आप उसको रखते हैं ना, उसमें ग्रोथ बहुत जल्दी आती है, माइक्रोबैक्टीरिया उसमें बहुत मीठे पे बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज व्हेनेवर यू विल टेक यू विल बी हैविंग द डायरिया, यू विल बी हैविंग द डायरिया, एंड बिकॉज वो सेफ नहीं होता, अनहाइजीनिक होता है। अदरवाइज शुगर केन का जूस बहुत अच्छा होता है, इवन इफ यू आर नॉट डायबिटिक, इफ यू आर नॉट डायबिटिक, ठीक है। ओके, मतलब कि हम विंटर सीजन में ले सकते हैं? विंटर सीजन में लीजिए, अभी मत लीजिए, थैंक यू। वो आपके स्टमक डायरिया करेगा ही करेगा, ठीक है, आप जैसे पियेंगे करेगा ही करेगा, ठीक है। थैंक यू। उसको आप वैसे ही खा सकते हो, गन्ना जैसे खाते हैं, जूस के खाते हैं वैसे, नॉट द जूस, आई डोंट फील दैट इट्स गुड, ठीक है। थैंक यू। हेलो हाँ हेलो जी, हाँ जी विजय जी। मैम, अक्सर इंडियंस में मैंगो खाया जाता है समर में खाने के बाद रात में,
तो वो उसमें क्या होना चाहिए? रात में नहीं, रात में नहीं, डिनर के बाद नहीं, नो फ्रूट आफ्टर डिनर। डिनर भी थोड़ा जल्दी कीजिए, लेट तो करना ही नहीं चाहिए। You should not prefer to have the dinner late, and after late dinner और बहुत हल्का हल्का खाना खाइए रात को। और दूसरी बात उसके बाद, यस, फ्रूट्स नो, डिनर के बाद मैंगो जूस भी नहीं मैम? फ्रूट कोई भी नहीं। डे में इट्स ओके, डे में इट्स ओके, रात की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? how much mango is preferable आपके हिसाब से मैम? देखो अब इसमें भी The whole day. कंडीशन, या इन द होल डे आई टेल यू। सो देखो मीठा है, फ्रूट शुगर्स इतनी इज नॉट दैट बैड एज दी जो आप सल्फर वाली शुगर या शक्कर आप लेते हैं, ठीक है? उसमें जरूर केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, तो फ्रूट शुगर्स नॉट दैट बैड, बट इट डिपेंड्स देन ऑल्सो इट्स अ कैलोरी, बट उसमें विटामिन ए ई का अमाउंट भी होता है, एंड दैट द सीजनल फ्रूट्स हमेशा अच्छे होते हैं। इवन इफ यू आर नॉट डायबिटिक यू कैन हैव एनी अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपको आपका स्टमक ही जवाब दे जाता है। इवन इफ यू हैव ना मैंगो शेक्स एंड मैंगोज, तो आपकी भूख वैसे ही स्टाइटी फीलिंग आती है, तो यू डोंट वांट टू हैव द फूड, तो आप खाने के साथ ले सकते हो। सीजनल फ्रूट्स ऑलवेज लेने चाहिए, बिकॉज मल्टीविटामिन रिच हैं ये, तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 मैंगो भी ले लेंगे, 3 भी ले लेंगे, तो इट्स नॉट हार्मफुल, क्योंकि 3 आप एक बार में सोचिए खा भी नहीं सकेंगे, ठीक है? अगर आप खा भी लेंगे तो आप खाना नहीं खाएंगे, स्टमक की भी तो कैपेसिटी है ना, तो इट्स नॉट बैड कि इसका कोई अमाउंट है, पर डे में मत लीजिए, दिन में इट डजंट मैटर एनीथिंग, बिकॉज अगर आप सेडेंटरी नहीं है, देखो मेरी कोई भी डाइट और मैं किसी भी चीज को एंडोर्स अगर कर रही हूँ, विदाउट फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आपको फिजिकली एक्टिव तो रहना ही है। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो कैलोरी को डाउन कीजिए। अगर सारा दिन आज छुट्टी है, संडे है, आपको बेड पे बिताना है, 2 मूवीज देखनी है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, whatever the persons they do, so have less। संडेज को लोग क्या करते हैं, पूरा 6 डेज एक्टिव रहेंगे, संडे को आके सारा बेड़ा गर्क, सुबह उठेंगे लेट, फिर खाएंगे परांठास, ठीक है, लंच ब्रंच का सारा दही ये वो मक्खन वक्खन रख के फिर सोएंगे, फिर पिक्चरें देखेंगे शाम तक, दिमाग का दही, जो सिंपल लैंग्वेज में आप सो यही तो चीजें हैं ना। सो फिजिकल एक्टिविटी के बाद आप इतनी कैलोरीज ले रहे हैं। अब ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कैलोरीज विद फिजिकल एक्टिविटी, okay, when if you are not walking or working around, so less calories, simple। कितना कैलोरी होता है एक मैंगो के अंदर ऑन एन एवरेज? it depends upon the size also, कितना मीठा है, that depends, हर किसी का अलग मीठापन है, छोटा बड़ा साइज है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हर आपको अगर नॉर्मल एक पर्सन है 1800 to 2000 कैलोरीज इन अ डे ले सकता है विद फिजिकली एक्टिव, ओके, एक नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल की बात कर रही हूँ, एक्टिव वाले की। एंड जो 20 22 25 30 35 सालों के होते हैं, अगर उससे ज्यादा होते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज, आपको अपने सॉल्ट्स कम कर देने चाहिए, ठीक है। एंड ट्राई टू हैव दाल सब्जियां रादर देन फुल्कास, राइस, सैलड्स, कर्ड। You can have milk afterwards night, but with the gap of the dinner, but not very late. Okay, so these things. Is it true, ma'am, milk these days the vegan concept is going on, right? तो ऐसा बोला जाता है कि due to I don't endorse any kind of a food system okay, which actually leaves the system, like keto diets, ग्लूकोज को छोड़ के कीटो पे जाना है वेट लॉस के लिए, ठीक है, कीटो एसिडोसिस हो जाता है, फिर वो संभलता भी नहीं है। आपने अगर काफी लोगों को देखा होगा, दे गो फॉर डाइटिशियंस, लोग बताते नहीं है, बीच में कीटो चीजें डाल के उनको डाइट दे देते हैं, उनको लगता है हम चीज खा रहे हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि इसमें कीटो शुगर है, ओके। सो उनका ग्लूकोज बंद करा के कीटो पे डाल के उनको देन दे विल बी लाइक एंडोसिंग कि उसका वेट लॉस हो गया। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कहने का कि हम बिना एक्सरसाइज के वेट लॉस करवा देंगे, क्योंकि लोग हिलना तो चाहते नहीं ना आजकल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो देन इफ दे विल से, सो उससे बड़ा मिथ नहीं है वो। आप अगर बिना हिले डुले वेट लॉस करेंगे और डाइट पे ही वेट लॉस करेंगे, क्योंकि डाइट कम की जाएगी और डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट होगी और कीटोज ऐड किए जाएंगे, कीटो डाइट,
सो हमारे उसमें पता क्या होता है, अब आपको मैं बात बताती हूँ कीटो डाइट को मैं क्यों एंडोर्स नहीं करती हूँ। देखिए, आपका एक सिस्टम है कि आप खाना खाते हैं तो बॉडी का सिस्टम है, पहले से बना हुआ है, एक भगवान की देन है या जैसे भी नेचर है कि एंड में ग्लूकोज ही बनना है। ग्लूकोज भी एक मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है, ये बट ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है और जो फ्रक्टोज है कीटो शुगर है। अब हमारी का बॉडी का सिस्टम ही है कि हमारी बॉडी में से जो भी हम खाएंगे, वट एवर यू ईट दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड दैट वुड बी अब्सॉर्ब्ड थ्रू द इंटेस्टाइन एंड ग्लूकोज ही ब्लड में जाएगा। अगर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो डायबिटिक होती है, कम होता है तो हाइपो कंडीशंस आती हैं। बट एक ग्लूकोज ही है जो सेल्स में अंदर एंटर करेगा एंड वहां पे उसकी डाइजेशन होगी, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, एंड देन energy would be generated and then that energy would be used for breathing, electron transport chain, ठीक है। बट अगर अब ग्लूकोज की जगह एक ऐसा मॉलिक्यूल बन रहा है फ्रक्टोज विच इज ऑल्सो मोनोसेक्राइड, बट वो कीटो है क्योंकि उसका ग्लूकोज के साथ बहुत ही स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। दैट स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज, थोड़ा सा ऊपर जाके फर्क है, कीटो है। तो जब वो कीटो डाइट देनी शुरू कर देते इसका मतलब कीटो तो वहीं अब्सॉर्ब होता ही नहीं है, वो सेल्स के अंदर एंटर नहीं करेगा क्योंकि अंदर सिस्टम ही नहीं है। सेल तो पहचानती है ना, हमारी बॉडी नहीं पहचानती है कुछ है, सेल तो पहचानती है, वो सेल फ्रुक्टोज अंदर ही नहीं जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं होगा, मतलब वो बाईपास कर रहा है। क्योंकि ग्लूकोज खाने से ही आप ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो आपको पुट ऑन करते हो, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये एक बाईपास सिस्टम बनाया हुआ है, आप खाते भी हो और उससे एनर्जी भी जनरेट नहीं होती है, ठीक है। और कीटो शुगर्स पे आपको डाला जाता है ताकि आपका एक बाईपास सिस्टम सा बन जाए, ताकि आपकी बॉडी में वो सब जनरेट ही ना हो, और कीटो पे जाके आपका वो सिस्टम जो हो रहा है ऑब्वियसली वो फ्रक्टोज नहीं करेगा या अदर काइंड ऑफ कीटो शुगर जो भी देते हैं तो वो नहीं करेगा, तो वो क्या होगा, कट डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो अब्सॉर्ब नहीं होगा, आपकी एनर्जी कैलोरीज नहीं बनेगी। तो क्या होगा कि आपका मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा इवन इफ यू डोंट वर्क, क्योंकि वो सिस्टम लग ही नहीं ना जाके, नॉर्मल सिस्टम में तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो एक बाईपास सिस्टम होता है। लेकिन अब वो कोई एक फालतू चीज है, वो कहीं ना कहीं जाके उससे एक कीटो एसिडोसिस हो जाता है, आपके 2-4 महीने ठीक निकल जाते हैं, आप जल्दी जल्दी पतले हो जाते हो, ठीक है। बट लेकिन उससे एक एसिडिक सिस्टम ऐसा बन जाता है कि वो कीटो एसिडोसिस का एक लेवल है, एक लेवल तक तो अगर वो बन गया है तो उसको ठीक किया जा सकता है, बट एक लेवल जब वो क्रॉस कर जाता है ना, तो आपने देखा है कई लोग बहुत वेट लॉस करते हैं, बड़े अच्छे से लगते हैं बिगिनिंग में, लेकिन आफ्टर 6 months ना दे गेट वेरी सिक, वीक हो जाते हैं, उनमें डेफिशिएंसी आ जाती है। हाँ, उनमें जान ही नहीं रहती, दे आर नॉट दैट एनर्जेटिक, दे आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ स्टेमिना, तो वो फेटल चीजें आती हैं। समटाइम्स इट इज दैट कीटोएसिडोसिस इज दैट फेटल कि उसको रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, एंड द पर्सन कैन डाई एंड द पर्सन डाइज एक्चुअली, ओके। तो इसका सीधा सीधा सिस्टम है, मैं बताती हूँ आपको। इवन इफ यू वांट, आपकी बॉडी में क्या चाहिए, प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग एंजाइम्स, मिनरल्स, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड मल्टीविटामिन्स फॉर हार्मोन्स एंड द एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम। दिक्कत क्या करते हैं, लिपिड्स, ठीक है, जो हमें लिमिटेड कर देने चाहिए, और दिक्कत क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सो आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स को आप लीजिए कम, बहुत ही कम, हाई कंजम्पशन उसका हो जाता है। हाँ, तो आप लिपिड्स कम कीजिए और कार्बोहाइड्रेट्स कम कीजिए, प्रोटीन अच्छे से लीजिए, मल्टीविटामिन्स एंड दिस। होगा क्या, whenever you stop having that carbohydrates, whenever you stop having that lipids molecules, then you'll be having what, आपके जो सबसे पहले ग्लाइकोजन स्टोरेज खत्म होगा लिवर में से, जो ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म होगी, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट है नहीं है, तो वो स्टोरेज फॉर्म खत्म होगी, एंड देन फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में से लिपिड्स, जो डिपॉजिटेड लिपिड्स हैं, दे वुड आल्सो बी स्टार्ट वैनिशिंग, क्योंकि उनका भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होना शुरू हो जाएगा, तो वो लिपिड्स भी जाने शुरू हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। पहले तो वाटर लॉस होता है, फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज खत्म होने शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब ग्लाइकोजन स्टोरेज खत्म होगा, देन यू वुड बी लाइक लिपिड मॉलिक्यूल्स डाउन जाने शुरू हो जाएंगे, और आप कार्बोहाइड्रेट्स ले ही नहीं रहे हो, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, और ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जब आपके पास ग्लूकोज बनता है ना, तो वो उतना ही बनेगा जितना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। खाने में तो आप कितना भी खा लेते हो, उससे उतना ज्यादा बनता है, जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा बनेगा, बट whenever you are not at all taking the carbs, you are not at all taking the lipids, और आपकी बॉडी में जस्ट प्रोटीन्स है, प्रोटीन से सफिशिएंट ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज नहीं बन रहा है,
तो वो पहले स्टोर्ड रिसोर्सेज लिवर से ग्लूकोज के खत्म करेगी बॉडी, एंड देन इट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन द लिपिड जो आपकी बॉडी में जगह जगह एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिटेड है, फिर वो कम होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज तो बनाना ही है, ठीक है, ग्लूकोज के ऊपर ही बॉडी डिपेंडेंट है। तो वो उतना ही ग्लूकोज बनेगा जितना कि रिक्वायर्ड होगा, और जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा उतना ही बनेगा। तो ब्लड में भी क्या होगा, ब्लड में भी आपका ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा क्योंकि उतना ही बनेगा जितना चाहिए होगा। रेगुलेटरी मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस, आपकी बॉडी ग्लाइकोलाइसिस के बजाय ग्लूकोनियोजेनेसिस पे डिपेंडेंट होनी शुरू हो जाएगी, जिसके ग्लूकोनियोजेनेसिस पे जो आप डाइटरी ग्लूकोज बनता है उसकी बजाय ग्लूकोनियोजेनेसिस पे डिपेंडेंट हो जाएगी, उससे ग्लूकोज बनेगा, फिर वो उतना ही ग्लूकोज बनेगा जो फिर अंदर सेल्स में जाके ग्लाइकोलाइसिस उसका होगा। सो देयर वोंट बी मच ग्लूकोज प्रेजेंट इन योर बॉडी और इन ब्लड सिस्टम। सो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के स्टोर्ड जो ग्लूकोज के सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, एंड लिपिड्स के रिसोर्सेज हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बट कमी कोई नहीं आती है बिकॉज पूरी एनर्जी मिल रही है आपको, प्रोटीन से मिल रही है, मल्टीविटामिन हैं, प्रोटीन से आपको पूरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यू आर टेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे उस केस में। तो आपका वेट लॉस हो जाता है और स्टेमिना भी कहीं नहीं जाता, वेट लॉस हो जाता है, सिंपल। वाटर इनटेक ज्यादा रखिए, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा रखिए, नो स्टेमिना, नो फेस की ग्लो नहीं जाएगी, देयर इज नो लेस ग्लो ऑन अ फेस, एंड देन लिपिड मॉलिक्यूल डिप्लेनिश होने शुरू हो जाएंगे, एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के भी डिप्लीट होने शुरू हो जाएंगे रिसोर्सेस, ठीक है। बट इफ यू इन बिटवीन अगेन यू विल स्टार्ट हैविंग द कार्ब्स, वो फिर से वही सिस्टम पे चला जाएगा, फिर से ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, फिर जो एक्सेस होगा फिर से स्टोरेज में जाना शुरू हो जाएगा। सो कीप ऑन doing in that way, but don't disturb and don't take start taking the carbs or lipids in between कि चलो जी बड़े दिन हो गए खाए नहीं थे, आज खा लेते हैं, फिर से आप सिस्टम को पीछे ले जाते हो, फिर से उसको आगे आना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑल दीज सिस्टम, दिस इज द गुड सिस्टम, फिजिकल एक्टिविटी, नो कार्ब्स एंड लो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मोर। बट आपका ऐसा होता नहीं है, जब भी आप कुछ भी खाते हैं ना, सब्जियां लेंगे, कुछ ना लेंगे, किसी सब्जी में पोटैटोज आ जाएंगे, थोड़े आ जाएंगे, तो कार्ब्स ना कहीं ना कहीं से एंटर कर ही जाते हैं आपकी बॉडी में, जीरो कार्ब्स तो आप कर ही नहीं पाते हो, ठीक है। अगर हम फूड सिस्टम की बात करें ना, आजकल जो हमारा फूड है, एंड देन अगर आप लिपिड्स की भी बात करें तो इंडियन सिनेरियो के हिसाब से कुछ ना कुछ, इवन इफ यू हैव द आलमंड्स एंड ऑल, दैट इज आल्सो हैविंग द लिपिड्स एंड ऑल, कार्ब अगर सॉरी वॉलनट्स लेगो देन आल्सो दैट वुड बी हैविंग द एसेंशियल फैटी एसिड्स, मतलब सब कुछ होता है उनमें। तो आप 100% कार्ब्स एंड 100% लिपिड्स को आप स्किप कर लो, ये हो ही नहीं पाता। आप कुछ ना कुछ ऐसा लेते ही हो जिसमें से आपकी डेली की जरूरत पूरी हो जाती है, हाँ, लेकिन वो डेली की जरूरत पूरी होती है, ओवर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो वैसे डाइट में लेने बंद कर दीजिए, थोड़े बहुत जो अपने आप चले जाते हैं, जो आपकी डाइट में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे चले जाते हैं, बट स्टार्ट हैविंग मोर ऑफ द प्रोटीन्स, मोर ऑफ द विटामिन्स एंड मोर ऑफ द मिनरल्स टू, मतलब इन अ क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑन अ डेली बेसिस। ओवर भी तो नहीं करना है ना हमने, ठीक है। सो यू कैन नॉट मेक दैट ओवर ऑफ दिस दिस minerals and vitamins also. So this is all required. So you would be having that thing uh, which is getting you a weight loss. This system, that thing I have used that word, that system you have made about your diet system, and spices and other things also you can have it, okay. So you have to set your things, like आपको पहले पता करना पड़ेगा that in what thing you would be having these ingredients and these ingredients is किसी में क्या है। So आपको डेली बेसिस पे आपको चीजें देखनी है कि इसमें कितना है, कितने में कितना है, ये तो आपको सेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज whenever you will start learning about the diet and diet charts making करोगे, diet plans बनाओगे, then you have to give that thing only that you have to have at this time this much because it contains this much, these calories, okay. So calories restrict करना is must, एंड लिपिड को रिस्ट्रिक्ट करना इज मस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करना इज मस्ट, एंड प्रोटीन की इंक्रीज करना इज मस्ट। सो वाटर इनटेक को इंक्रीज करना मस्ट, एंड फिजिकल एक्टिविटी को भी इंक्रीज करना इज अ मस्ट, एंड स्टॉप हैविंग दी सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, ऑल दीज थिंग्स इफ यू वांट टू बी हेल्दी। एंड ऑब्वियसली एक स्ट्रेस फैक्टर को भी कम करना इज ऑल्सो मैंडेटरी, बिकॉज आपका सीधा सीधा साइकोलॉजी से ये रिलेटेड होता है। whenever you'll be having the good food and then अगर सिस्टम में आपके स्ट्रेस फैक्टर है तो different kind of the hormones they get released which actually interfere with the digestion, okay.
so which actually interfere with the system. मैडम, अभी आजकल ये जीआई राइस बहुत सुनने में आता है। हाँ, 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे हैं। एक, गेहूं की रोटी अच्छी या चावल अच्छे? फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन, ये जीआई राइस मतलब क्या रहता है उसमें? देखो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, सो मैं आपको कभी भी एंडोर्स नहीं करूंगी इन चीज़ों को। कोई पॉलिश्ड है, उसमें क्या निकाल रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। आप नॉर्मल राइस खाइए, और राइस को सीटी कुकर में मरा के बीच में बिल्कुल मत खाइए उसको। सॉरी, क्योंकि हमें स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, उसको अवॉइड करना होता है। बिकॉज जितना आप स्टार्च लेंगे, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड एंड दैट्स अ फुल ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो जब स्टार्च की ब्रेकडाउन होएगी, सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज वुड बी अवेलेबल। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को मत लीजिए, स्टार्च को मत लीजिए, बॉयल कीजिए और उसका वाटर ड्रेन कीजिए, सो दैट यू कैन हैव द राइस। ओके, सो वीट भी नॉर्मल लीजिए, खाना कुछ भी खाने की जरूरत, नॉर्मल खाइए बट लिमिटेड खाइए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। इज 3 इट ट्रू फुल मैम? को इज दो। इट ट्रू के वीट वीट जो ये बता रहे हैं, वीट जो है गेहूं, इट कंटेन्स ग्लूटेन दिस डेज? नो, ग्लूटेन की कोई दिक्कत नहीं है आपको। ग्लूटेन, जिसको ग्लूटेन एलर्जी है उसके लिए दिक्कत नहीं है, तो ग्लूटेन फ्री लेना पड़ेगा। आजकल मार्केट में ग्लूटेन फ्री है। इवन इफ यू आर ओके, देन आपको क्या गेहूं से दिक्कत है? बट इट कंटेन्स ग्लूटेन, बट उसको दिक्कत आएगी ना जिसको ग्लूटेन से एलर्जी है। तो ऐसे केसेस ग्लूटेन में ग्लूटेन ग्लूटेन बॉडी के लिए अच्छा है कि मतलब क्या है? लिमिटेड अमाउंट में एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी। ग्लूटेन अगर आपको एलर्जी नहीं है तो इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ग्लूटेन एलर्जी नहीं है, देन इट्स बैड। Even if you're ओके, suffering with the gluten allergy, so that's a bad. Okay, so gluten free। ऐसे तो देखो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, एलानिन, फिनाइल एलानिन से भी अमीनो एसिड है which is essential one, and then they have a very important functions to perform, but then the persons they have allergic to this, एलर्जी भी नहीं, उससे उनको दिक्कत है, जेनेटिकली ही दिक्कत आती है, so they cannot just have it। सो ये इंडिविजुअल बातें हैं। नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इवन इफ यू आर नॉर्मल देन इट्स फाइन, क्या दिक्कत है? हम ओके, थैंक यू। क्लिनिकल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। अगर आप ओके, क्लिनिकल केसेस में जाएंगे फिर तो आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ता है। इवन इफ ये सिंपल सा डायबिटिक का केस भी अगर आपको ट्रीट करना पड़ जाए, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट द कैलोरीज दे शुड नॉट गो डाउन, बट एनर्जी भी बनी रही उनकी। बिकॉज आप कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करोगे डायबिटिक पर्सन की तो दे फील लो, बट अगर आप उसको कैलोरीज देते भी हो देन ऑल्सो दे हैव सम प्रॉब्लम्स, बट दे शुड ऑल्सो बी फिजिकली एक्टिव। डायबिटिक तो बिल्कुल देखो, जो डायबिटिक पर्सन हैं दे कैन नॉट जस्ट अफोर्ड टू सिट sedentary lifestyle, they cannot just opt for the sedentary lifestyle, okay, because the glucose amount बनता है and the insulin is not working, the glucose is not entering into the cells that resides whole of the time in the blood, so blood में से कैसे जाएगा? You have to be very physically active। अगर सेल्स में नहीं एंटर कर रहा है तो आपको उसको वैसे खर्च करना है, you have to spend that glucose on the physical activity। So for the diabetic, it becomes mandatory to vanish that to make vanish that glucose from the blood, and that too just because of the with the help of the physical activity, or they are taking the medicines। If they want to reduce their medicines, then they have to work। अगर फिजिकली एक्टिव है तो डायबिटिक रिवर्सल हो जाता है, उनके लेवल पे आने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज एक्चुअली, बट इट गिव्स मोर प्रॉब्लम्स व्हेन द ग्लूकोज लेवल। डायबिटीज क्या है? ग्लूकोज लेवल अप जाएंगे या लो जाएंगे, ठीक है, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इंसुलिन। बट अगर ग्लूकोज में आ गए, या तो आप लो ही ना कार्ब्स, मीठा मत खाओ, या कार्ब्स किसी भी तरह के मत लो, जरूरी नहीं है मीठा, जो स्वीट है that doesn't mean that the only you have to take the sweets only, but you have to avoid the other kind of the carbohydrates also। okay, so the carbs if you are taking और the glucose का अमाउंट ज्यादा बन रहा है तो आपको वो नहीं लेना है। जस्ट आपको अपने ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स मेंटेन करने हैं। इफ यू आर मेंटेनिंग द लेवल्स देन कोई डायबिटिक नहीं हो आप। डायबिटिक अब तक हो whenever the glucose amounts are more than the normal values in your blood।
got it? So these things are the carefully you have to see about those कि डायबिटिक के लिए फिर क्या देना है, किसके बाद क्या देना है, उनकी कैलोरीज बेसिकली ना आई डोंट थिंक सो कि उनकी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए आपको, ठीक है, बट उनको थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करके ताकि ग्लूकोज का अमाउंट ना बढ़े, उनको फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा डालिए, इवन इफ दे आर एक्टिव, इवन इफ दे आर यंग, रादर देन कि ओल्ड नहीं है, जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, बिकॉज फिर वो चल फिर नहीं सकते हैं, तो फिर उनकी डाइट रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है हमें, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, नी जॉइंट की पेन्स हैं, लेटर स्टेज में आती हैं, बट इवन इफ दे आर एक्टिव तो उनकी डायबिटिक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिकॉज इफ द लेवल्स ऑफ द ग्लूकोज दे आर इन रेंज, नॉर्मल रेंज, ठीक है, बिकॉज इवन एक्सक्यूज मी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कनिका जी, हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली आपने बोला जैसे साइंस बैकग्राउंड जो है वो मस्ट है क्या होना न्यूट्रिशनिस्ट के लिए? क्या होना? साइंस बैकग्राउंड जो होना है वो मस्ट है, बिकॉज मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, ये तो स्टिल आई एम डूइंग दिस। ये तो डिबेटेबल हो गया। कुछ लोग मेरे पास ऐसे हैं, डीएनएचई के कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ +2 बेस्ड हैं, बट दे आर इंटरेस्टेड इन साइंस। बट हाँ, एक मिनिमम बायोलॉजी, और अगर बायोलॉजी आती है तो बायोकेमिस्ट्री, और थोड़ा बहुत बॉडी का सिस्टम जो साइंस पढ़ने से ही आएगा। बायोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, आपकी सिस्टम का पता होना चाहिए, और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन होगा तो अच्छा रहेगा आपकी नॉलेज। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी, अगर आपने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी तो +2 के बाद पढ़ लीजिए, अभी 2 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने की तो कोई एज नहीं होती है, आपको सिस्टम समझ आ जाएगा। जब 10th तक आपने साइंस पढ़ी है ना, +2 तक नहीं पढ़ी है, ठीक है, बट +2 अगर आप पढ़ेंगे देन यू वुड बी हैविंग मोर नॉलेज एंड यू वुड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस डाइट सिस्टम। बिल्कुल मैम, वो चलो मैं पढ़ लूंगी। सेकंड है मैम, इंडक्शन मीटिंग कब होगी? कब? इंडक्शन मीटिंग जो होती है वो कब होती है? ये जो डीएनएचई की क्लासेस है ना, दिस इज ऑनलाइन सिस्टम, सो आई होप दैट आपकी इंडक्शन भी ऑनलाइन ही होगी। ओके, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। क्या प्रॉब्लम है इंडक्शन में जो आपने बताई, इफ आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम? मैम एक तो मुझे असाइनमेंट्स का प्रॉपर पता नहीं चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में अच्छे से लगा नहीं पाई थी आई गेस, इसीलिए। और आपको असाइनमेंट्स डीएनएचई, मैं आपको असाइनमेंट्स का क्लियर कर देती हूँ। यू आर इन द डीएनएचई, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, 4 कोड्स, डीएनएचई 1, 2, 3 एंड 4। डीएनएचई 1, 2, 3 तीनों के थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, तीनों की असाइनमेंट्स देनी होती हैं, ठीक है, बस तीनों की असाइनमेंट्स जाएंगी, और उसकी 2 डेडलाइंस होती हैं, जो होती है एक 31 मार्च, एक 30 सितंबर। आपका तो अभी का सेशन है तो 30 सितंबर तक, वो वैसे आजकल पीछे से थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाती है डेट, पर इट्स नॉट कंफर्म्ड कि हर बार हो, ठीक है। तो आप 30 सितंबर तक अपनी असाइनमेंट्स डाउनलोड कीजिए इग्नो की साइट से, जो भी लेटेस्ट हैं आपके सेशन के लिए। उसको एक क्वेश्चन पेपर एक डाउनलोड होगा, एंड देन यू कैन हैव अ लाइन वाली लूज शीट्स हैं, और आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगी, और पूरी जब हो जाएंगी उसके ऊपर आपने वही क्वेश्चन पेपर लगाना है, और उसके ऊपर अपना एनरोलमेंट नंबर लगा के स्टेपल कीजिए, स्पाइरल बाइंडिंग कीजिए, या किसी भी तरह का एक कवर चढ़ाइए, ऊपर मेंशन कीजिए क्लियरली अपना नाम एंड एनरोलमेंट नंबर जो आपने लगा ही देना है प्रिंट करके। ऐसे ही 2 की और 3 की तीनों की बनानी है, ठीक है। डीएनएचई 4 की ना तो कोई, और इनके फिर टाइमली जब दिसंबर में मेरे को लगता है आप एलिजिबल हो एग्जाम्स देने के लिए, 1 ईयर डिप्लोमा है, तो अगर आप डीएनएचई जब आपको इग्नो की साइट पे हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, उस पर जब नोटिफिकेशन आनी शुरू होती है आपको अक्टूबर नवंबर में आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। एग्जाम्स के फॉर्म्स आ जाते हैं, तो टाइमली एग्जाम्स के फॉर्म फिल कीजिए, ऑनलाइन ही फिल होता है सब, ओके। सो ऑनलाइन फिल करके आप अपने एग्जाम्स का अपना सेंटर चूज कीजिए अपने घर के आसपास। थ्योरी एग्जाम्स हैं, आपके सेंटर की आपको लिस्ट आती है, जितना नियरली आप देना चाहें वहाँ पे सेंटर को आप चूज करके, आपके मेरे ख्याल एक एग्जाम की फीस 200 रुपीज होती है, तो 3 अभी तक, ठीक है, जो चल रही है, तो 600 रुपीज आपके 3 एग्जाम्स को अप्लाई करने के लगेंगे। तो आपकी हॉल टिकट भी ऑनलाइन ही आएगी, जब आएगी थोड़े दिनों बाद जब आप अप्लाई कर देंगे। तो इग्नो की साइट्स पे सारे मैसेजेस एंड सारी नोटिफिकेशन आती रहती हैं, यू हैव टू चेक एवरी टाइम, ठीक है। बी एक्टिव ऑन अ इग्नो साइट, तो वहां से अपने हॉल टिकट डाउनलोड करके आप अपने यही जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें से, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 3 थ्योरी एग्जाम, देन 4th डीएनएचई 4 की ना तो कोई असाइनमेंट होती है, ना ही कोई एग्जाम होता है, दैट्स अ थीसिस वर्क, ठीक है। वो थीसिस वर्क है, उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा, वो सबका अलग अलग होता है। कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहती है कि हम
पेयर में या ग्रुप में करेंगे, नो, द थीसिस वुड बी इंडिविजुअल। आपको किसी एक प्रॉब्लम पे काम करना पड़ेगा, वो मैं समझाऊंगी whenever we would be having the counseling classes of the DNHE 4. Now I am taking the DNHE 1, 2 and 3 and 4 में जब होंगे तो मैं आप लोगों के साथ ही साथ आपके टॉपिक्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे करना है आपको सिखाना शुरू कर दूंगी। अभी काउंसलिंग सेशंस में ही चलेंगे उसके सेशंस। मैम है? स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है यहाँ पर वेबसाइट पे वो सफिशिएंट होगा ना उसमें से पढ़ना? उसी में से एग्जाम्स आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट है। आप अच्छे से पढ़िए, काउंसलिंग सेशंस तो आपके चल ही रहे हैं, जब तक एंड हो जाएगा आई थिंक यू वुड बी गेटिंग मच मोर नॉलेज अबाउट दोस थिंग्स। ठीक और है? मैम पेन पेपर बेस्ड होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम हमारा? पेन पेपर सब्जेक्टिव होता है। पेन पेपर सब्जेक्टिव होगा और हाँ, वही 3 घंटे का पेपर होता है, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट्स मिलती हैं, वैसे ही जैसे आप स्कूलों में कॉलेजेस में करते आए हो पेपर। मतलब सब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज नहीं होंगे? वही होता है जैसी असाइनमेंट होती है ना कि अब यू विल बी लाइक गोइंग टू डाउनलोड दैट असाइनमेंट क्वेश्चन। उसमें पहले 8-10 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है, फिर 2-2 4, फिर थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर थोड़े से एवरेज आंसर टाइप एंड देन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस तरह के होते हैं, 4-5 यूनिट्स होती हैं। और पुराने पेपर भी इग्नो की साइट पे हैं, इफ यू वांट टू डाउनलोड यू कैन डाउनलोड करके फॉर्म देख लीजिए आप उनकी। पुराने बहुत सालों के पेपर पड़े हैं, एवरी ईयर, साल में 2 बार पेपर होते हैं, जून में एंड दिसंबर में, तो क्वेश्चन पेपर सारे पड़े हैं। DNHE 1, 2, 3 के पेपर पिछले अप टू डेट करने शुरू कर दीजिए आप। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, रोज आप पूछ सकते हैं, इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आई एम ऑलवेज देयर। दैट्स थैंक व्हाट यू सो मच मैम। या ओके। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, हरीश कुमार, हाँ जी। हाँ मैम, माई सेल्फ इज नैना। मैम एक्चुअली आई वांट टू कंफर्म कि जो असाइनमेंट्स हम लोगों ने लिखनी है, तो जो उसमें मान लो जो क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को सारा जो है वो बुक के अकॉर्डिंगली ही लिखना है, या फिर हम लोग अपनी हाँ, लैंग्वेज तो आप में? कैसे लिखेंगे? यू आर डूइंग DNHE, यू हैव अ स्टडी मटेरियल, उसको पढ़ के वो जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरह से, जिस तरह से पूछा गया, ऑब्वियसली बुक में सारा कुछ दिया होता है बट द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे ही होते हैं, वैसे स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं। जो लॉन्ग टाइप होंगे वो शायद थोड़े ना हो, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चंस ही होते हैं और आप उसको वैसे ही लिखिए जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, जिस फॉर्म में पूछा गया है, और whatever is required in that answer ओके, वो आप मतलब लिखिए। आई मीन टू से कि मतलब जैसे अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, अगर कुछ हम लोग उसमें से ऐड ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं? क्या ऐड ऑन करना है? क्वेश्चन में जितना आंसर देना उतना ही देंगे आप। हाँ नहीं, आई मीन अभी जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में जो असाइनमेंट में है दैट इज डिफाइन हेल्थ, एंड उसके जो आगे उन्होंने पूछा हुआ है वो 3 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो उसमें हम लोग उसका डेफिनेशन नहीं देंगे, जस्ट उनका जो पॉइंट्स है वो थोड़ा डिटेल तो देंगे। यस, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इट्स नॉट जस्ट अ डेफिनेशन, you have to define and then you have to expand too ओके। in that context। इतना छोटा भी नहीं होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें काफी लिखना पड़ता है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, और DNHE 4 का प्रोजेक्ट वर्क है और DNHE 1, 2, 3 की सेपरेट बनानी है। तीनों का सेपरेट क्वेश्चन पेपर लगाना है, तीनों के आंसर्स होंगे और आंसर हैंड रिटन होंगे, कोई कॉपी पेस्ट प्रिंट आउट नहीं निकालने हैं। बाद में आप लोग कहते हो कि प्रिंट आउट है, टाइप करके फिर प्रिंट आउट निकाल ले, नो, दैट वुड बी हैंड रिटन। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मेरा अकाउंट मतलब खुल नहीं रहा है, जो हमने ऑनलाइन क्रिएट किया था, रजिस्टर किया था, जो उसमें 2 ही चीजें मांगते हैं शायद, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और आपका डेट ऑफ बर्थ शायद मांगते हैं। 2 चीजें करेक्ट आई डोंट नो, बट आई बिलोंग टू गुजरात, और यहाँ पर मुझे रीजनल सेंटर में कुछ मतलब वहाँ पर कंसल्ट करने के लिए बोल रहे हैं। सो व्हाट शुड आई डू? मतलब मुझे वो जो डाउनलोड करना है असाइनमेंट्स का, अगर आ गया है तो मुझे बार बार चेक करना पड़ता है, तो वो दिख नहीं कोई रहा बात नहीं, असाइनमेंट्स का तो सॉल्व हो जाएगा आपका। असाइनमेंट्स तो कोई एक भी डाउनलोड करेगा ना, तो क्वेश्चन पेपर वो सबके लिए सेम ही है, तो वो तो ग्रुप में भी डाल देंगे, वो तो आप बना के कर सकते हो। बट नहीं, वो तो ठीक अदरवाइज है, आपको बट मुझे ऐसा प्रॉब्लम, बता रहा है कि द कंट्रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है। बट असाइनमेंट की क्वेश्चन पेपर तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बट ये अगर आपको फिर फ्यूचर में भी आएगी ना, अभी आपको एग्जाम भी करने हैं,
देने हैं, आपको अप्लाई करना होगा क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सॉरी अपने एनरोलमेंट नंबर उसके लिए, ठीक है। सो काइंडली सेंड मुझे एन, यहाँ पर कुछ मैसेज बता यहाँ रहे हैं। यस आपको आरसी पे भेजिए, आरसी सर, आरसी वाले रीजनल सेंटर वाले सर भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए होते हैं। आप Okay. प्लीज इनको एक मेल कीजिए, सो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, Thank you very much. समथिंग टेक्निकल। Okay, thank you very much. Yes. Any other question from anybody? With your complete details, please. What मैडम details आपने are स्टार्ट required? या रामी जी, आपके लिए कंप्लीट डिटेल्स होंगी, आपका जो भी एड्रेस होगा, जहाँ का आपका है, आपका जो भी एनरोलमेंट था, जिस डेट को आपने करा था, आपकी पूरी डिटेल्स व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। Yeah, मेरे पास आई थिंक प्रिंट आउट भी है, सो कैन आई सेंड द फोटो ऑफ प्रिंट आउट? यू कैन, बट रिटर्न मेल में लिखिए भी प्रॉपर। ओके फाइन, मेन प्रॉब्लम जो मेन चीजें हैं आपकी। श्योर। हाँ जी, हाँ जी। मैडम मुझे एक कंफ्यूजन हुआ, अभी आपने जब लेक्चर शुरू किया ना तब आपने बोले कि मैं 8 लेक्चर लूंगी, उसके बाद आप जो भी चैलेंज होंगे प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्यूशन के लेक्चर लेंगे। तो आप ये जो 8 लेक्चर लेंगे वो हर एक बुक्स के लिए होंगे, इंडिविजुअल 8? आप सोनल जी, ये एक्चुअली क्या है कि ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है। सो इसमें ना हम पूरा साल तो नहीं पढ़ाते हैं ना, तो आपके काउंसलिंग सेशंस होते हैं, वो एक जैसे DNHE 1 है उसके 6 to 8 लेक्चर्स लगते हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये था कि उसमें ना पूरा सिलेबस क्लासरूम की तरह कवर नहीं होता है, बट आई ट्राई ऑलवेज माई बेस्ट कि आपका जितना ज़्यादा एक सब्जेक्ट का हो जाए, ठीक है। तो आपके पास ये जो काउंसलिंग सेशन शेड्यूल जाता है ना, उसमें आपने देखा होगा 8 लेक्चर्स मेरा ख्याल DNHE 1 के हैं, 8 DNHE 2 के हैं, 8 DNHE 3, फिर 4 के होंगे, इस तरह से। तो 8 लेक्चर्स में जितना मैक्सिमम हो पाएगा ना, आई ट्राई टू कवर। लेकिन होते ये इसलिए हैं कि आप खुद पढ़ते रहिए साथ साथ, और पढ़िए, और ट्रबल शूटिंग के लिए मैं हूँ यहाँ इन्हीं क्लासेस में, ठीक है। इन्हीं क्लासेस में आप जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, काइंडली डिस्कस द क्वेश्चंस। इसीलिए तो मैं पढ़ा के आफ्टरवर्ड्स आई जस्ट गिव यू टाइम फॉर द क्वेश्चंस, क्वेरीज, इस लेक्चर में भी और अदरवाइज आल्सो इफ यू हैव स्टडीड अ लॉट, जो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, इफ यू आर रीडिंग सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, और व्हाट्सएप है उस पे भी क्वेश्चंस डालिए, आई विल गिव यू द आंसर्स। ओके, मेरी ड्यूटी है ये। ओके, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। लेकिन आफ्टर 30 इयर्स, मतलब 30 इयर्स के बाद वापस पढ़ाई शुरू की है तो थोड़ा यू अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बीच में एक ब्रेक आता है, बट यू विल डू वंडर्स, यू विल डू गुड। जब आपकी इतनी इच्छा है तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द टॉपिक व्हिच इज डूइंग, द पर्संस दे आर डूइंग मार्वलस जॉब्स इन दैट। आपके इंटरेस्ट मैटर करता है, वी आर देयर, whole IGNOU staff and myself from the IGNOU, as a IGNOU counselor I'm with you, okay? Yes, so डरिए मत, कोई चक्कर नहीं है, थोड़े दिन स्टार्ट करेंगी, whenever you start ना, तो you'll feel interesting, तो आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा, then you'll be like मुझे लगता है आप सबको पीछे ही ना छोड़ जाएं। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें बहुत सारे लोग बहुत ही सपोर्टिव रिप्लाई दे रहे हैं। थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू। आपकी क्लास पूरी बहुत सपोर्टिव है। यस, हाँ जी अंजना जी, हाँ जी अंजना जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके मैम, आपने बताया कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन सी, राइट? तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि विटामिन सी है ना, वो हमारे बॉडी के घाव को रूज लाने में काम करता है ना? ओके, तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद घर वाले लोग सब खट्टा खाने को क्यों मना करते हैं? एक्चुअली उसमें तो विटामिन सी रहता है ना, तो विटामिन सी तो घाव को रूज लाने में काम करता है, तो उसमें मैं कंफ्यूज रहती हूँ। तो आप देखिए, वो एक क्लिनिकल कंडीशन है, जब आफ्टर डिलीवरी आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सब नहीं लेना होता, बिकॉज दैट्स अ सेंसिटिव स्टेज आफ्टर द डिलीवरी। So आप अगर it also depends upon the lactating. If you are lactating, then you have to be restricted with some of the diets because of the infant also. Because अगर आप कुछ भी खाती हैं ना, and you are lactating too, and that would go to the kid also, to the infant also.
सो उसके एक अलग क्लिनिकल केसेस हैं, वो उसमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड की जाती हैं, बाईवादी वाली चीजें नहीं दी जाती हैं, मोर प्रोटीनेशियस शुड बी ईटन, ओके। सो खट्टा इसीलिए मना किया जाता है, विटामिन सी और चीजों से चला जाता है, बट ये सब चीजें हैं क्योंकि उसके जो अभी लिवर होता है ना, देखिए आप सीधा सीधा सिस्टम समझिए, जब बेबी वॉर्म में होता है मदर की, तो उसकी वो अम्बिलिकल कॉर्ड से उसका फूड जाता है थ्रू द सिस्टम, ठीक है। बट व्हेनेवर इट वुड बी डिलीवर्ड तो उसका ओरल सिस्टम स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद, एंड देन इट वो 4-5 मंथ्स तक तो हम सिर्फ उसको मदर फीड पे ही रखते हैं, एंड वॉट एवर द मदर इज ईटिंग दैट वुड बी एक्चुअली डिपेंडेंट। उसकी एकदम ना, देखो आप चेंज कितनी आती है बच्चे में, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फूड जाना एंड इमीडिएटली दूसरा सिस्टम, उसके एंजाइम्स, उसके एंटीबॉडीज, दे आर नॉट वर्किंग अभी पूरे, ठीक है। तो और मदर अगर ओवर कुछ भी खाएगी और डिफरेंट सिस्टम खाएगी, और विटामिन सी से पीएच लेवल भी आपका भी और बच्चे का भी, ठीक है, जिसके भी एंजाइमेटिक सिस्टम्स बना नहीं है, और मदर इज ऑल्सो इन अ सेंसिटिव स्टेट। देखो डिलीवरिंग अ बेबी एंड कैरिंग दैट बेबी टू इन फॉर सो मेनी मंथ्स, सो उसके बाद एकदम डिलीवर करके उसकी बॉडी को भी नॉर्मल आने में, सो बोथ द इन्फेंट एंड द मदर इज हैविंग इन अ सेंसिटिव स्टेट, they are very vulnerable for infections, they are very vulnerable for their digestive systems also, ठीक है। सो उस केस में हर चीज ओवर करने से मना की जाती है। तो पीएच लेवल चेंज होंगे तो बच्चे को भी तकलीफ होगी, क्योंकि उसकी अभी लिवर वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसके एंजाइम से इफेक्ट है, इसलिए ये सारी चीजें होती हैं, दैट शुड बी ट्रीटेड एज ए क्लिनिकल केस। इसमें दैट इज नॉट अ नॉर्मल केस। अगर हम कहें कि जी मैं खा रही हूँ मुझे मना कर दो, नो, बट व्हेनेवर यू डिलीवर द बेबी देन चीजों को फर्क तरीके से देखेंगे हम, ठीक है। उन चीजों में बेसिकली पीएच लेवल्स को मेंटेन करना होता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। एनीबडी इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज पढ़ना शुरू कर दो। आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, बट पढ़ोगे तो पूछूंगी क्वेश्चन। अभी तो आप मुझसे पूछ रहे हो, फिर मैं पढ़ाऊंगी तो मैं भी तो पूछूंगी ना क्वेश्चंस बाद में। अभी थोड़ा सा पढ़ लो, फिर मैं आपका एग्जाम लेने वाली हूँ, सबसे मैं भी क्वेश्चन पूछा करूंगी। अभी आप मेरी क्लास लगाते हो, फिर मैं आप लोगों की भी लगाऊंगी, ठीक है। मैम यस मैम, अभी आपने बताया था जो अभी जैसे हम लोग ये मिनरल्स और विटामिन सब कर रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को 4 चीजें जो है वो बेसिकली ध्यान में रखनी है। एक तो उनका जो भी हम मिनरल जो भी है उसका नेम हो गया, उसके बाद उसके थ्रू कोई उसकी डेफिशिएंसी से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में, और थर्ड वन इज उसके फूड सोर्सेज क्या है, और फोर्थ वन इज उसका जो रिक्वायरमेंट है हमारा डेली का वो क्या है। इज इट देखो अगर आप सीधा सीधा पूछिए ना, एक तो उसका नाम प्लस साइंटिफिक नेम, ठीक है। जैसे सपोज विटामिन सी है, उसको साइंटिफिकली एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। विटामिन B12 उसका साइनोकोबालामिन नेम है। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले उसकी डेली रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि आपको डेली आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपकी क्लिनिकल एक्टिविटी व्हाटएवर सबकी अलग अलग होती है, वो कितनी चाहिए। तीसरा, उसके सोर्सेज क्या है, अगर उसको चाहिए तो आप कहाँ से लो, हम फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चौथा, अगर आप में अगर वो डेफिशिएंट हो जाती है तो उससे क्या डिजीज होगी, ठीक है। और वो डेफिशिएंट कितने दिनों में, एक दिन भी होता कि 1-2 दिन 4 दिन आप नहीं कोई चीज खाते हैं एंड यू गेट डेफिशिएंट, इसको भी डेफिशिएंट होने में भी टाइम लगता है। और कितने डेफिशिएंट है और कितने लेवल लो चला गया, उसे कितना वापस लाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, अगर डेफिशिएंट हो भी गए हैं तो फिर उसको कैसे ठीक करना है, कितना डेफिशिएंट हुआ है और कितना अमाउंट चाहिए, ये सारी चीजें। राइट। और हर किसी की डेफिशिएंसी की एक डिजीज है। सपोज विटामिन सी की बात करते हैं, विटामिन सी कॉमन नेम है, एंड एस्कॉर्बिक एसिड उसका एक साइंटिफिक नेम है। अगर उसकी कमी होगी तो स्कर्वी हो जाएगी, ठीक है। और अगर कितना विटामिन सी लो है तो कितना आपको लेना पड़ेगा विटामिन सी, हो सकता है आप उस पर डिपेंडेंट है, सॉरी डाइट सोर्सेज से ही ठीक हो जाए, आपका इतना कम हो गया कि आपको सप्लीमेंटेशन पे जाना पड़े, ठीक है, ओरल पे जाना पड़े, या फिर आपको इंट्रावीनस लेना पड़े, ये डिपेंड करता है कितनी लो। बट ऐसा नहीं है, योर बॉडी इज अमेजिंग, whenever it is getting a little bit deficient, so it starts showing these symptoms आपकी स्किन पे, आपके इंटरनल, आपके हाथों पे, नेल पे, मतलब बड़ी जगह से हर डिजीज के अलग से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और जितनी जल्दी आप ऑब्जर्व करोगे उतनी जल्दी आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो बाय टेकिंग दैट थिंग जिसका भी वो डेफिशिएंसी है, ठीक है।
सो वेरी इजीली यू कैन कम अबाउट. आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स देती है बशर्ते कि आप सिम्टम्स को जितनी जल्दी फील करते हैं. आयरन कम होगा उसके भी सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आयरन डेफिशिएंट ही हो जाता है, बंदा बहुत ही डेफिशिएंट हो गया. ठीक है, स्टार्टिंग से उसके सिम्टम्स आने शुरू. जॉन्डिस होता है तब भी सिम्टम्स आते हैं. शुगर होती है, हाई लेवल जाते हैं, देन आल्सो यू गेट द सिम्टम्स. इवन बीपी हाई होता है, देन आल्सो यू गेट द सिम्टम्स. लो होता है तब भी सिम्टम्स. आपकी बॉडी आपको, आपका ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल आपके पास मास्टर माइंड है, इमीडिएटली स्टार्ट्स गिविंग यू द सिग्नल्स. अगर आप उसको अवॉइड कर करके आप अपनी बॉडी को एग्जैजरेट नहीं तब तक कर लेते बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में, देन आल्सो यू बिकम क्लिनिकल केस. अदरवाइज तो बिगनिंग में अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं तो थोड़े थोड़े सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड देन यू फील लाइक, तब आपको पता चलना शुरू हो जाता है क्या है. ठीक है, इवन थोड़ा सा भी टेक केयर करने से आपकी बॉडी ठीक हो जाती है, एंड दैट टू विद द डाइट ओनली. ऐसा नहीं है. राइट. और मैम हम लोगों को पीरियोडिक टेबल के गो थ्रू भी होना पड़ेगा, उसमें कौन सा चार्ज है? नहीं, ऐसा नहीं होना पड़ेगा. वो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कि बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड योर बॉडी की आपकी बेसिक नेचर बताने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको समझना तो पड़ेगा ना व्हाट यू आर, और व्हाट एवर यू ईट वो क्या बन जाता है, कैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं. इसलिए मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक पीरियोडिक टेबल में होते हैं. तो ये वाले एलिमेंट्स भी पीरियोडिक टेबल में हैं. सो दीज आर केमिकल एलिमेंट्स, सो टू व्हिच यू ईट एंड देन द बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर्स. ऐसा नहीं है. आप थोड़ा बहुत देखिए, आपको पता चल तो गया है, आपको पीरियोडिक टेबल को देखने की जरूरत नहीं है. मतलब लिटिल नॉलेज भी है. जैसे अभी अब अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करें तो वी नो कि सोडियम इज पॉजिटिव एंड क्लोराइड इज नेगेटिव. तो इतना तो मतलब पता है, छोटा बहुत मतलब. हाँ, बस इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए. ऐसे आयरन कैल्शियम का पता है, उनके फंक्शंस पता कीजिए. वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ताकि आपको पता चले. सो बेसिक थिंग्स आपकी बॉडी की इसलिए समझाया था कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं. जब रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो साइड पे कुछ ना कुछ निकलता है ना. कभी H आयंस निकलेंगे, कभी ऑक्सीजन आयन निकलेंगे, कभी H2O2 निकलेगी. इसी तरह से हमारी बॉडी में भी निकलते हैं. H2O2 निकलेगी, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स निकलते हैं, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स निकलते हैं. तो दे स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्री रेडिकल्स. ओके, ठीक है, जो बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके लिए हमें मल्टीविटामिन्स खाने पड़ते हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए. ठीक है. थैंक यू मैम, थैंक यू. Okay, so I think the time is up. I really wanted to close this class. Okay, so we'll meet next time. If you have any problems, any questions, so group mein daliye so that we can all discuss. I'll try to take as many as question I can answer. So always there for you people. Whatever dates where agle hafte fir milte hain. Okay, till then take care, stay blessed, and keep studying, please. And I expect that you people will start studying, and I'll expect the next time more questions from your side. Okay, so we'll meet with the new topic. Thank you so much for attending the classes. Thank you. Thank you, ma'am.